हाय एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बेस्ट एसए कॉपी को डिकोड कर रहे हैं जो 70th बीपीएससी का भी फाइनल रिजल्ट आया था मेंस का। उसमें जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है एग्जाम, और वो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 70th मेंस बैच के थे, उनमें से जो बेस्ट एसए कॉपीज हैं, आई एम ट्राइंग टू डिकोड दैट। एंड थ्रू दिस डिकोडिंग आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिखाना चाहता हूँ जो हमने लास्ट के बैच के स्टूडेंट्स में इनकलकेट करवाई थी इन द एसए थिंग, है ना। आपने सुना भी होगा एसए के फीडबैक्स कि एसए हमारा लाइक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटरशिप प्रोग्राम विच इज़ रनिंग इज हेल्पफुल फॉर देम। सो एसए वाला पार्ट हम लोग अच्छे से समझेंगे थ्रू दीज कॉपीज कि कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे अपने एस्से को एक वीव किया जाता है ना, लाइक आप बुनना कहते हैं ना एस्से को। एक अच्छा एस्से कैसा होता है? जिसका फ्लो हो, जिसका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, जिसमें डायमेंशंस हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट ना, लैंग्वेज हो, सब कुछ हो। तो ये ऐसा एक कॉपी है जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स दिखेंगे और आपको इससे डर भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट इसमें इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है और जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल स्मूथली फ्लो करते हैं। तो उसमें से कुछ चार पांच लर्निंग्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देन वी विल हैव द डिकोड। एंड एक एक करके मैं आपको ऐसे पूरा दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि पूरा अप्रोच कैसे है, कैसे आपको जाना है। दोज थिंग्स वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट थिंग इज 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो आप इस ऐसे से सीख सकते हो इज नंबर 1 इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन कई बार हमको प्रॉब्लम होती है कि सिंपल इंट्रोडक्शन करंट अफेयर्स बेस्ड थीम पे कैसे लिखा जाए। तो बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन लिखा है एंड यू विल सी कि कितना इम्पैक्टफुल है, और डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक है ना, कि बिल्कुल टॉपिक की डिमांड पे वो लिखा गया है। और जो करंट में थीम चल रही थी, लेट्स से G20 में स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दिया था, तो उसको कैसे यूज किया है एंड फ्रेम द इंट्रोडक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट लर्निंग थिंग फॉर यू ऑल। देन जो एग्जाम्पल्स है ना, कैसे हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जो कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं ना, जो आप पेपर में पढ़ते हो सुनते हो डेली बेसिस पे, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं बहुत ही क्रिस्प मैनर में, लाइक डी ग्लोबलाइजेशन, रशिया यूक्रेन वॉर, टैरिफ वॉर, एआई रेस एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों का कितने अच्छे से यूज किया है इस essay में, यू विल ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम हियर। देन कोटिंग एमिनेंट पर्सनालिटीज एंड लीडर्स, है ना। तो जो यूनाइटेड नेशंस के लेट से हेड हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही मेड लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज रोल। उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, यू विल लर्न दिस। और ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में रोज के बेसिस पे देखने को भी मिलती है ना, जैसे कोई सबमिट होता है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, तो जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं बाय वर्ल्ड लीडर्स या है ना प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मे बी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, तो उन सब चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एस्से में, यू विल लर्न दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्से। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप में से बहुत लोग पेपर पढ़ते नहीं हैं और वो लॉस का कारण बनता है, क्योंकि ना आप अचानक से कहीं से सोचोगे कुछ मटेरियल मिल जाए मुझे ऐसे का और मैं मुझे रीड कर लूँ और लिख दूँ ऐसे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसमें लैंग्वेज भी हमारी डेवलप नहीं हो पाती है। रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट किस डायरेक्शन में रीड करना है आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हम उस चीज़ को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टिकिंग टू द टॉपिक थ्रू आउट द एसे। पूरे के पूरे एसे में ही हैज नॉट डाइवर्टेड फ्रॉम द कोर थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जो भी टॉपिक की डिमांड है ना, जो यहाँ पर टॉपिक की डिमांड है, अगर आप यहाँ देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो पूरा का पूरा जो एस्से है इसी थीम पे बेस्ड है, कहीं भी डाइवर्ट नहीं हुआ है कि हम किसी और चीज़ की बात करने लग जाएं, है ना, किसी और कंट्री की बात करने लग जाएं, कोई सेंस ना बने। तो दिस इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर एस्से। तो बिल्कुल टॉपिक पे कैसे स्टिक रहना है शुरुआत से लेकर एंड तक, जिसको कहते हैं वीविंग द एस्से, है ना, बांधना, है ना। कोई भी एस्से को या कोई भी लेखनी वाला काम है, उसमें अगर आप किसी को बांध पा रहे हो अपनी भाषा में, अपने एग्जाम्पल्स में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में, तो यू विल लर्न दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्से। सो स्टिकिंग टू द टॉपिक थ्रू आउट द एस्से, ये चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी, आप इसको अपने एस्सेज में भी इंक्लूड कर सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लो। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इससे, कि अगर आपका फ्लो ही नहीं बन रहा है, रैंडम आर्ग्यूमेंट्स है, तो सामने वाले को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो फ्लो इस एस्से से या इस कॉपी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, विच इज़ वेरी वेरी स्मूथ, है ना, बिल्कुल स्मूथ फ्लो कर रहा है। आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच करोगे, आइडियाज स्विच हो रहे हैं, एंड यू विल नॉट फील एनी हिकअप्स कि अरे ये क्यों आ गया, है ना, ये कहाँ से लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, है ना, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा। एक सीक्वेंस में चीज़ें फ्लो होती जाएंगी और आपको एक समझदारी डेवलप होती जाएगी। तो दिस इज वेरी वेरी स्मूथ राइटिंग। गुड यूज ऑफ कनेक्टर्स, है ना, जो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच करते हैं तो वी यूज कनेक्टर्स, कैसे हमको कनेक्ट करना है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को, यू विल लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉपी वेरी नाइसली। नो अब्रप्ट एंडिंग, है ना, कई बार हमारा ये होता है कि जीएस स्टाइल में हम कंक्लूजन लिखने लग जाते हैं, जिसमें कि
पाँच छः लाइन लिख दिया कंक्लूजन और सडनली वो अब्रप्टली एंड हो गया, नहीं। यू हैव टू बिल्ड एन एसे ना, जस्ट जैसे हमने मास्टर क्लास में डिस्कस भी किया था, दोज हु आर इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। आप लोग अगर पहला मास्टर क्लास दूसरा मास्टर क्लास देखोगे तो वहाँ पर यही बताया था कि कंक्लूजन जीएस का अलग होता है और एसए का अलग होता है। यहाँ पर आपको कम से कम 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में कंक्लूजन को डेवलप करना होता है, तो एब्रप्ट एंडिंग नहीं होगी कंक्लूजन की इन द एसए। सो नो एब्रप्ट एंडिंग ना, कैसे कंक्लूजन को स्मूथली उनको एंड तक लेके आना है, दैट यू विल लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसे। नो फ्रिक्शन है ना, जो मैंने बोला कि कहीं पे हिकअप्स नहीं आएंगे आपको। स्टार्टिंग से आप रीड करना शुरू करोगे, यू विल नॉट फील एनी हिकअप्स की ये सडनली यहाँ पर कहाँ पर ब्रेक लग गया, सडनली नया आइडिया शुरू हो गया। यू विल फील अ वेरी वेरी स्मूथ फ्लो ऑफ द एसे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद ही सोचो कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहे हो या कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो है ना, लेट्स से कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, अगर वो आपका अटेंशन है ना काफ़ी समय तक लेके चला जाता है, दैट मीन्स दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड राइटिंग स्टाइल। सो फ्रिक्शन नहीं होना किसी भी आपके राइटिंग स्टाइल में, दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। बिकॉज एग्जामिनर को आप हुक करके रख सकते हो कि वो आपका स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक ऐसे रीड करे। अगर आपने किसी को रीड करवा दिया अपने ऐसे विद इंटरेस्ट, दैट मीन्स योर essay इज वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज फ्लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से ना। लास्ट एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने वाली, कि जो भी आपका ऐसे होता है, मैंने मास्टर क्लास में पहले भी बताया था, पहले वाले मास्टर क्लास में अगर आप जाके देखोगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी है ना, आपकी पर्सनैलिटी बताएगा, आपके वैल्यूज बताएगा है ना, आप किस तरीके से सोचते हो, ये रिफ्लेक्ट करेगा टू द एग्जामिनर। तो यहाँ पर इसकी पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट होगी इस पर्टिकुलर एसे से। इफ यू विल रीड केयरफुली यू विल सी ही इज ऑलवेज हैविंग अ बैलेंस स्टैंस है ना। बैलेंस स्टैंस लेना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। और स्पेसिफिकली जब इंडिया की बात हो रही हो तो हम इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमारा कोई बायस नहीं होगा इंडिया के अगेंस्ट। दो जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं या जो हम क्रिटिसिज्म सुनते हैं थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स, उसमें आपको कई बार दिखेंगी ये सारी चीज़ें, बट एज एन एस्पिरेंट, एज अ सिविल सर्वेंट है ना, यू हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ इंडिया है ना, चाहे वो सही हो गलत हो, आपको इंडिया की साइड रहना है। आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। यू हैव टू बी बैलेंस्ड एंड यू डोंट हैव टू बी एनी प्री कंसीव्ड नोशन और बायस है ना, आपके अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या पर्सनैलिटी में दिखती है, बहुत ही काम है ना, कामनेस दिखेगा। आप जब आप इस ऐसे को बार बार पढ़ोगे तो यू विल सी द कामनेस की अप्रोच थॉट सब में कितना कामनेस है ना, दिस यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर essay. So these are 5 important things which you will learn from this particular essay. And now let's start with the structuring part ना। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन भी मैंने किया है पूरे पूरे essay का, बिकॉज आई हैव ओनली टॉट हिम। सो आई हैव ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चर, जो हमने सिखाया था, जिस तरीके से पढ़ाया था, ही हैज रेप्लिकेटेड द सेम थिंग एंड यू कैन सी दिस इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डी कोड। तो एक बार स्ट्रक्चर डी कोड हम लोग बाद में देखेंगे, दिस इज फॉर यू, आई विल शेयर दिस इन द पोर्टल ऑल्सो, इन योर टेलीग्राम ग्रुप्स ऑल्सो। यहाँ पर ऐसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अप्रोच डिस्कस करते हैं, माइंड डिस्कस करते हैं। एंड ये जो डिकोड वाला पार्ट है ये मैं आपको अलग से दिखा भी दूंगा। आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में है दे कैन गेट दिस थिंग इन द पोर्टल। तो स्टार्टिंग विद द ऐसे, अच्छा जिनके पास ये कॉपी नहीं है प्लीज स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर ये कॉपीज़ मैंने पहले से अपलोड कर रखी हैं, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड सी दीज कॉपीज़ है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉपीज़ मैंने वहाँ पर शेयर की हैं, तो आप यहाँ पर से क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए एंड यू विल बी गेटिंग दिस कॉपी इन द टेलीग्राम चैनल। सो स्टार्टिंग विद द essay। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये रहा एसए का टॉपिक। सिंपल सा मतलब है कि जो कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव है उसमें भारत का क्या इंपॉर्टेंस है, सिंपल सा एसए का टॉपिक था। ही हैज स्टार्टेड विद व्हाट, करंट अफेयर्स बेस्ड एनेक्डोट, या आप कह सकते हो करंट अफेयर्स बेस्ड कोट, एनेक्डोट, एग्जाम्पल, जो भी कह लो यहाँ पर है ना। करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन है, सिंपल यहाँ पर ना, कोलन लगाया, डबल डॉट, इंडिया इज ना, इसके पहले बहुत कुछ बोला है ना, इसका मतलब है कि दिस इज पार्ट एक्सर्प्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक्सर्प्ट मतलब एक टुकड़ा। तो यहाँ पर सेमीकोलन डॉट डॉट, इंडिया इज अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड। अब चूंकि इंपॉर्टेंस बताना था तो ही हैज ओनली हाईलाइटेड दिस पर्टिकुलर थिंग, इंडिया इज अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड। इसकी आगे पीछे बहुत सारी चीजें बोली थी प्राइम मिनिस्टर ने, बट ही हैज ओनली रिटन दिस इन एन इन्वर्टेड कॉमा, कोटेड प्राइम मिनिस्टर है ना, रिमार्क्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी, श्री है ना, ऑलवेज यूज श्री ना, श्री, ऑनरेबल, ठीक है, दीज आर व्हाट यू हैव टू यूज फॉर द डिग्निटरीज ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं उनके लिए हमको हमेशा इस चीज का इस्तेमाल करना है। दोज हु आर गिविंग इंटरव्यू ऑल्सो वी रिकमेंड कि यू ऑलवेज यूज श्री है ना विद द नेम ऑफ द पर्सनैलिटी। सो यहाँ पर हर चीज आप देखोगे परफेक्ट है ना। स्टार्टिंग किया, हमारे लिए एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा एस्से का कहानी बता दे रहा है
कि इंडिया इज अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया इज अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड। किसने बोला? प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली, है ना, जो G20 हुआ था लास्ट लास्ट ईयर, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आप देखो कि 4 लाइन में ही हैज क्रैक्ड द इंट्रोडक्शन थीम। जो भी टॉपिक का कोर थीम था, या जो भी टॉपिक पूछना चाह रहा था, या जहां हिट करना चाह रहा था, ही हैज हिट थ्रू दीज 4 लाइन्स इन द इंट्रोडक्शन। देन अब यहां पर बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला। नाउ ही सेइंग कि हाईलाइटिंग द रिच हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक एंड ह्यूमन असिस्टेंस कम डिजास्टर रिलीफ, है ना, जो यहां पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें की, उसमें से ये हाईलाइट किया गया कि जो इंडिया की रिच हिस्ट्री है ना, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड ह्यूमन असिस्टेंस कम डिजास्टर रिलीफ मेजर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोरियन वॉर 1950s में, इंडिया हैज बोथ द मटेरियल एंड नॉर्मेटिव पावर ऑफ डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड। तो हम स्टार्टिंग से देख लें, चाहे हमारा डिप्लोमेटिक असिस्टेंस हो, है ना, HADR एक्टिविटी हो, या हमारा पुराना, है ना, हिस्टोरिक में कोरियन वॉर से स्टार्ट किया हुआ इनिशिएटिव्स हो, एवरीथिंग हैज इंक्लूडेड बोथ मटेरियल एंड नॉर्मेटिव पावर, है ना। मटेरियल पावर मतलब तो हम लोग सब जानते हैं कि जो लेट से कि हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे हैं, या है ना कुछ कुछ मटेरियल चीज़ों की बात कर रहे हैं। बट नॉर्मेटिव पावर इज व्हाट? सॉफ्ट पावर, है ना। इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स शेपिंग थ्रू द वैल्यूज, है ना। जो हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वर्ल्ड इज वन फैमिली, या हम पंचशील की बात करते हैं, दैट इज व्हाट? नॉर्मेटिव पावर, है ना। जो हमारा मध्यम मार्ग वाला जो रास्ता है, दैट इज नॉर्मेटिव पावर, विच मीन्स कि हम वैल्यूज की बात करेंगे, आइडियाज की बात करेंगे, रैदर देन थ्रू मिलिट्री फोर्स और इकोनॉमिक कोअर्शन, है ना। जैसा हम अभी यूएस के केस में देख रहे हैं ना, इट इज यूजिंग बोथ हार्ड पावर, है ना, बट इंडिया एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजेस सॉफ्ट पावर एज वेल, है ना। हार्ड पावर तो हमारा है ही है, जो भी हम मटेरियल असिस्टेंस कर रहे हैं, उसके अलावा हम नॉर्मेटिव पावर से भी दुनिया में अच्छी चीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है अभी रिसेंट में, कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ग्लोबल साउथ जो भी कंट्रीज हैं, उनका वॉइस बन रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्मेटिव सॉफ्ट पावर है, किस चीज़ के लिए? डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड। सो जस्ट सी कि यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट किया कहाँ से? ओपनिंग इंडिया इज अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड, एंड देन ही हैज टोल्ड कि हम बेसिकली आउटलाइन क्या है हमारा अभी तक का ग्लोबल गुड का, as highlighted by the civilizational idea of Vasudevam Kutumbakam, the world is one family। तो यहाँ पर material and normative power of doing good, and which is highlighted in the civilizational idea। जो वसुदेव कुटुंबकम का आइडिया है वो सिविलाइजेशनल आइडिया है ना। नॉट इट्स नॉट कि अभी कोई प्राइम मिनिस्टर आया या अभी कोई सरकार आई उसने ये आइडिया दे दिया, नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है हमारा, और उस चीज़ को यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। सो दिस इज वेरी वेरी गुड। और कैसे इंटीग्रेट करते हैं ना ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, कोड्स हैं ना, इस तरीके के जो पंच लाइन्स हैं, इनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जस्ट सी द थिंग। और अगर आप लैंग्वेज भी देखोगे तो वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश, है ना, बहुत जार्गन यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, सिंपल है। आइडिया का फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। आइडिया फ्लो कर रहा है, हमने समझा कि जो इंडिया है इट्स अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड। उसके बाद हमने बताया कि हमारे पास नॉर्मेटिव पावर भी है, हम मटेरियल पावर भी है, हम इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं जो हमारे सिविलाइजेशन आइडिया में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल वर्ल्ड यहाँ पर खत्म हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नाउ ही कम्स द जम्बू द्वीप ऑफ इंडिया। जम्बू द्वीप इज लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो एंशियंट टाइम पे हम नाम दिया करते थे उसको, तो ही हैज यूज दैट नेम। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, कई बार आप न्यूज़पेपर में IR के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके के टर्म्स दिखेंगे। तो ये आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम इन टर्म्स को लिखें या अपने पास नोट कर लें, या ना, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन यू। कोई भी आपको स्पून फीड नहीं करा सकता कि आपको अंत में आओगे, आपको एक दिन आपको सारा स्पून फीड करा दिया 10 चीज़ें और आप वहाँ पर बढ़िया ऐसे लिख के आ जाओगे, इस तरीके का। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूअस एफर्ट, है ना, जिसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, न्यूज़पेपर अपडेटेड रहना पड़ेगा। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग दैट, है ना, कि आपका न्यूज़पेपर का नॉलेज। तो सडनली ऐसा नहीं होगा कि आप एक महीने में कहीं से कुछ जादू की छड़ी चल जाएगी और आपके पास सारा कीवर्ड आ जाएगा, सारा नॉलेज आ जाएगा और आप वहाँ पर बहुत बढ़िया लिख के आ जाओगे। दिस इज अ कंसिस्टेंट एफर्ट। तो यहाँ से ये बात समझनी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। द जम्बू द्वीप ऑफ इंडिया वंस एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टेट। थोड़ा सा हिस्टोरिकल में चले गए ना, कि जम्बू द्वीप था, है ना, तो वंस इट वाज द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ऑल द एक्टिविटीज, स्टैंड्स एट द फोर फ्रंट वंस अगेन, है ना। जो एक सेंटर था ग्लोबल ट्रेड का, सारी एक्टिविटीज का, है ना, हम कहते भी हैं कि इंडिया वाज सोने की चिड़िया, है ना। और यू कैन से जम्बू द्वीप इट वाज एट द इंटरसेक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कॉमर्स, एक्टिविटीज। तभी तो आप देखते हो ना नालंदा की क्या सिग्निफिकेंस है, वहाँ कौन कौन आ रहे थे? चाइनीज ट्रैवलर्स आ रहे थे। सो यू सी इंडिया एट द ग्लोबल सेंटर इन एशियंट टाइम्स, है ना। बस एक लाइन में ये मेंशन किया
कि जो एक बार है ना, वंस एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ऑल द एक्टिविटीज स्टैंड्स एट द फोरफ्रंट वंस अगेन। फिर से आज की सवाल क्या था हमारा एसए का टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्टेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड, है ना। तो ग्लोबल वर्ल्ड में फिर यहां पर वापस से आए, स्टैंड एट द फोरफ्रंट वंस अगेन। पुराने में तो हम थे ही एंशंट में, और अभी फिर हम फोरफ्रंट पे हैं इन द फ्रैक्चर्ड एंड टमल्टस वर्ल्ड कॉट इन अ सिक्योरिटी डायलमा। यहाँ बोल रहे हैं कि आज हम फिर से फोरफ्रंट पे हैं, इंडिया फिर से फोरफ्रंट पे है। कैसे कैसे वर्ल्ड में, जो कि फ्रैक्चर्ड है, टुमल्टस है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें हो रही हैं, है ना। टुमल्टस मतलब कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। बिकॉज यू सी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इधर, वेस्ट एशिया वाला क्राइसिस चल रहा है इधर, टैरिफ वॉर चल रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, एआई रेस है। सो फ्रैक्चर्ड एंड टुमल्टस वर्ल्ड है। फ्रैक्चर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलैरिटी, है ना। यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस चाइना ट्रेड वॉर, यूएस का रिसेंट का ट्रेड वॉर विद ऑल द कंट्रीज, है ना। सो ग्लोबल रीबैलेंसिंग की बात करें तो इसलिए फ्रैक्चर्ड एंड टमल्टस वर्ल्ड कॉट इन अ सिक्योरिटी डायलेमा, है ना। अभी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू ना, हमने देखा ही 2 दिन पहले क्या हुआ, अर्जेंटीना और सॉरी आपका ये यूएसए और वेनेजुएला वाला केस ना। यू सी, डोंट यू थिंक दिस इज अ सिक्योरिटी टमल्टस, है ना, फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, बिकॉज वेनेजुएला इज व्हाट द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, एंड यू कैन सी कि किस तरीके से उठा लिया गया उनके प्रेसिडेंट को। ऑब्वियसली, है ना, सिक्योरिटी डायलेमा पूरे वर्ल्ड में है इस समय, नथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ। तो यहां पर एक क्या बता दिया, इंडिया का कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशियंट, हल्का सा, है ना। यू सी कितने लाइन में, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 6 लाइन के अंदर में कितनी कहानी बता दी। एंशियंट में हम इतने अच्छे थे, और सेम चीज आज हम वापस से महसूस कर रहे हैं इन अ इस तरीके का वर्ल्ड। अब यहाँ जब सिक्योरिटी डायलामा बताया ना कि यही बात खत्म नहीं होगी, अब आगे जाके हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पर है क्या, डायलामा क्या है अगले पैराग्राफ में। द वर्ल्ड इज सीइंग अ फेज ऑफ इकोनॉमिक डी ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने अभी बताया ना, जो फ्रैक्चर टमल्टस सिक्योरिटी डायलामा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे ना, सिर्फ अपनी बात कह के या एक अच्छी सी लाइन लिख के नहीं निकल जाएंगे। यू हैव टू सब्सटैंशिएट दैट। तो पहले बात कही, उसके बाद उसको थोड़ा सा खोलेंगे, है ना, जस्ट ओपन दैट। द वर्ल्ड इज सीइंग अ फेज ऑफ इकोनॉमिक डी ग्लोबलाइजेशन, tariff war, refugee crisis, geopolitical, AI race, है ना, प्रोलॉन्ग्ड वॉर इन यूक्रेन एंड गाजा। सारी जो भी मेजर बातें हैं, जो भी उस समय ग्लोबल लेवल पे इसको लगी, इसने यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया कि ये जो लाइन लिखी है इस बच्चे ने, इट ही हैज सब्सटैंशिएटेड दिस विद सम फैक्ट्स। Amidst, है ना, amidst all this upheaval, India has been seen as the voice of calm and reason। अब बोल रहा है कि ये सब जो क्राइसिस चल रहा है हर तरीके का, इसमें इंडिया कैसे दिख रहा है, इंडिया इज सीन एज अ वॉइस ऑफ काम एंड रीजन। वॉइस ऑफ काम एंड रीजन का मतलब क्या है, कि ऐसा कोई जो लॉजिक यूज करे, रैशनैलिटी यूज करे, क्लियर थिंकिंग हो, और जो डी एस्केलेट कर सके किसी भी राइजिंग हीटेड टेंशन को, जो कि चल रहा है ना। इंडिया का हमेशा अगर आप पक्ष देखोगे तो इंडिया हमेशा ऑन द साइड ऑफ पीस रहता है ना। इवन इन द रशिया यूक्रेन वॉर, अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर क्या बोले, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, है ना। वी आर नॉट इन द साइड ऑफ रशिया और यूक्रेन, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। अब जो पीस लेके आ जाए, वी आर ऑन द साइड ऑफ दैट। सो यू विल सी इंडिया स्टैंड एज अ वॉइस ऑफ काम एंड रीजन। हम कभी लड़ने की तरफ आकर्षित नहीं होते कि हम, है ना, लड़ने की तरफ वहां रेजोल्यूशन पास करवा रहे हो यूएन में, या है ना, अब इवन हम प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हो, हमने कभी ऐसा नहीं किया है। इवन इन द केस ऑफ चाइना ऑल्सो, इन द केस ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो रिसेंटली। सो वेरी वेरी काम एंड रीजन हमारा वॉइस है। तो यहाँ पर एक आउटलाइन यहाँ से दे दिया ना, यू कैन सी, यहाँ से स्टार्ट किया कि एंशियंट से ट्रेस किया कि इंडिया का क्या था रोल, एज अ सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड थे। उसके बाद क्या हो गया, फोर फ्रंट पे हम अभी भी हैं इन फ्रैक्चर्ड एंड टुमल्टस वर्ल्ड, कंटेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड जो टॉपिक है उसको भी तो थोड़ा बताना पड़ेगा ना, कंटेम्पररी चल क्या रहा है। तो यहाँ पर कंटेम्पररी बताया, उसमें भी बता दिया कि इंडिया अभी भी फोर फ्रंट पे है ना। हमको हमेशा अपने देश को आगे दिखाना है एज अ ब्यूरोक्रेट। आप अगर अगर यूनिवर्सिटी लेवल का एस्से लिख रहे हो, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। यू आर राइटिंग एन एस्से टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, सो यू ऑलवेज हैव टू टेक द साइड ऑफ इंडिया, दैट्स इट, है ना। आप कितने भी क्रिटिकल हो, राइट विंगर हो, लेफ्ट विंगर हो, उससे कोई मतलब नहीं, अल्टिल यू टेक द साइड ऑफ इंडिया, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अगर आपने ये गलती की, डिस्पाइट यू राइट अ वेरी गुड एकेडमिक एस्से, बहुत अच्छा लिख दोगे, यू विल नॉट गेट दैट टॉप क्वालिटी मार्क्स। सो यहाँ पर एक आउटलाइन दिया अबाउट द वर्ल्ड, यहाँ पर उसको डिस्क्राइब भी किया कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, एंड देन यहाँ बता दिया इंडिया इज सीन इन सबके बीच में, अमिड्स, अमिड्स है ना, अमिड्स का मतलब इन सबके बीच में इंडिया कैसे देखा जा रहा है, एज अ वॉइस ऑफ काम एंड रीजन। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन समाप्त यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं
ओपनिंग द बॉडी पार्ट। इन दिस एसे वी आर प्राइमरीली गोइंग, है ना, और भी चीजें डिस्कस करेंगे। इन दिस एसे वी आर प्राइमरीली, प्राइमरीली मतलब ना ये जो आपका कीवर्ड, इस पे ध्यान देना है ना, इसको ओपन करने के कई सारी चीजें होती है ना। इन दिस एसे वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस है ना, इन दिस एसे वी आर प्राइमरीली गोइंग टू डिस्कस या एनालाइज, है ना। इस आप मल्टीपल वेज है ना, मल्टीपल कीवर्ड्स ट्राई करना। कनेक्टर्स के मैंने एक सेशन भी लिया है पोर्टल में, वो भी अवेलेबल है, यू कैन जस्ट सी, अपना दिमाग भी लगाएंगे, बहुत सारे ऐसे पढ़ेंगे तो वहां से आपको अलग अलग कनेक्टर्स मिलेंगे, उनको आप अपने एस्से में यूज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वी आर प्राइमरीली गोइंग टू एनालाइज द वेरियस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन द कंटेम्प्रेरी टाइम। सबसे पहली बात, सवाल ऊपर क्या था कि इंडिया का रोल इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो सबसे पहले बताएंगे कि चैलेंज क्या है भाई आज के समय का। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, वेरियस, एंड द रोल टू बी प्लेड बाय इंडिया। तीसरी बात कि इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है। तीन ही मुद्दे यहाँ पर निकल रहे हैं कि चैलेंज क्या है आज के समय में, अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए, और इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो ये यहाँ पर ओपनिंग बता दिया कि इस एस्से में हम ये प्राइमरीली डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और भी चीजें डिस्कस करेंगे, दैट इज हिज चॉइस, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली कीवर्ड के थ्रू मेंशन कर दिया है। सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। देन ही सेज, स्टार्टिंग आर डिस्कशन फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल फ्रंट। नाउ सी कि डायमेंशन यहां से ओपन होने लग गया। दिस इज डायमेंशन नंबर 1, है ना। जो मैं बोलता हूं कि बॉडी पार्ट में आपके बहुत सारे डायमेंशन होने चाहिए, तो यहां पर चूंकि ये आईआर से रिलेटेड टॉपिक था, तो यहां पर आप अल्टीमेटली क्या बताओगे, है ना, यू विल टॉक अबाउट जियो पॉलिटिकल पिस्टल। अब यहाँ तो कोई पिस्टल लगा नहीं सकते हो आप सोचो खुद ही कि यहाँ पिस्टल क्या लगाओगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इस तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन वो बहुत ही बचकाना लगेगा। आईआर में क्या होता है टर्म्स, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल, जियो स्ट्रैटेजिक, ना जियो टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, है ना। तो इस तरीके से अपन सब्जेक्ट टॉपिक के बेसिस पे अपने पिस्टल को लगाएंगे ना। यू डोंट हैव टू ऑलवेज यूज की, है ना, सोशल ऑन द सोशल, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द सोशल थिंग देन कल्चरल थिंग, नहीं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, है ना। आईआर को डील कर रहे हैं, आईआर में चीजें कैसे बोली जाती हैं, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल, जियो टेक्नोलॉजिकल, है ना। सो यू यूज दीज टर्म्स फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल फ्रंट, है ना। तो जियो पॉलिटिकल फ्रंट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो जियो पॉलिटिकल फ्रंट में क्या दिख रहा है हमको, सबसे पहली चीज, द रशिया यूक्रेन वॉर एज ऑफ नाउ हैज क्रॉस्ड 2 years मार्क। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया कि 2 साल बीत चुके हैं, है ना, रशिया यूक्रेन वॉर के, एंड कंटिन्यूज टू इनगल्फ द लाइव्स ऑफ मेनी आर्मी मैन एंड सिविलियन। अभी भी वहां पर क्या हो रहा है, वॉर चल रहा है, बहुत सिविलियन मारे जा रहे हैं और बहुत सारे आर्मी के लोगों की लाइफ लॉस हो रही है। तो बेसिकली हल्का सा 4 लाइन में बैकग्राउंड दे दिया। फिर वाइल द वर्ल्ड इज बिजी चूजिंग ब्लॉक्स एंड अलायंसेस, अब यहाँ कितनी क्लियर बात की है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसमें लोग, इसमें जो कंट्रीज है ना, यू विल सी वेस्ट एंड यू विल सी द अदर साइड, चाइना रशिया, बोथ आर अलाइनिंग विद डिफरेंट ब्लॉक्स, है ना। तो यू विल सी कि नाटो का ब्लॉकिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर ओनली। यहाँ पर क्या लिखा, वाइल द वर्ल्ड इज बिजी चूजिंग ब्लॉक्स एंड अलायंसेस, इंडिया हैज स्टूड ऑन द साइड ऑफ पीस। ये देखो, जो पेपर में आपको मैंने बोला कई बार, कितनी बार स्टेटमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर का भी और अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का भी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर, जब भी रशिया यूक्रेन वॉर की बात होती है, इंडिया इज ऑलवेज ऑन साइड ऑफ पीस, इंडिया हैज स्टूड ऑन द साइड ऑफ पीस, एंड एज हाईलाइटेड बाय, है ना, पीएम मोदी। सी ही इज कोटिंग नाउ, टुडेज एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर बट ऑफ पीस। आपको सबको याद होगा, दोज हु आर फॉलोइंग न्यूज़पेपर, एवरीवन वुड हैव रिमेंबर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर बट ऑफ पीस, है ना, फुल स्टॉप। द कंटिन्यूड स्ट्रेस ऑन डायलॉग, है ना। अब ये बता क्या रहा है इंडिया के बारे में कि हमारी सरकार जो है, जो हमारा देश है, कंटिन्यूस स्ट्रेस कर रहा है किस चीज पे, डायलॉग पे, डिप्लोमेसी पे, ऑफ डूइंग राउंड टेबल टॉक्स, है ना, शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल टाइम्स टू प्रिवेंट अ ग्लोबल आर्म रेस। अगर हम डायलॉग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि टेबल पे आके बात करिए, इवन विद चाइना ऑल्सो, जो हमारा एलएसी का इशू हुआ, उसमें भी हम कितने सारे राउंड टेबल टॉक्स किए हैं चाइना के साथ, एंड देन ओनली दैट इशू वाज ना, डोकलाम इशू वाज सॉल्व रिसेंटली। तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस, है ना। यहाँ पर बोला ना कि क्या है, टुडेज एरा इज नॉट अ वॉर। तो कैसे नीचे हम दिखा रहे हैं कि जब हम डायलॉग डिप्लोमेसी पे स्ट्रेस कर रहे हैं, इवन विद द चाइना हमने इतने सारे राउंड टेबल टॉक्स किए, उसके बाद हमको क्या दिख रहा है कि हम कंटेम्प्रेरी ग्लोबल टाइम्स में पीस की साइड है, नॉट इन द ग्लोबल आर्म्स रेस, जैसा यूएस कर रहा है, जैसा चाइना कर रहा है ना। चाइना का आपका स्ट्रैटेजी पता है, ये BRI है, सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी है। तो चाइना इज ऑल्सो एन एग्रेसिव प्लेयर इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, है ना। सिमिलरली यूएस इज देयर, है ना, सिमिलरली रशिया इज देयर। अगर हम टॉप 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को देखें, अगर हम इंडिया को भी उसमें जोड़ते हैं, तो इंडिया भी एक टॉप इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। बट वी सी इंडिया नॉट टेकिंग द हार्ड पावर रोल या हार्ड हार्ड अप्रोच, बट द सॉफ्टर अप्रोच, है ना, पीसफुल अप्रोच। तो यहां से हमको वो चीज क्लियरली दिख रही है, तो कि हम डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करते हैं rather देन
going into the arms race. Even with the Pakistan also, we were trying to resolve it through dialogue and diplomacy, not going too far into the war. ठीक है, अब यहाँ पर ये बेसिक्स की बात बता दी। देन फर्दर मोर है ना, दिस इज योर कनेक्टर लाइन, कि इसके बाद फर्दर मोर मतलब कि इसके और आगे है ना, फर्दर मोर ये तो हमने बता ही दिया, एक एस्पेक्ट बताया रशिया यूक्रेन वॉर वाला। फर्दर मोर बैक होम है ना, बैक होम एंड एट आर नेशनल बॉर्डर्स, डिस्पाइट नेशनल बॉर्डर्स की बात, अब हम एलएसी की बात कर रहे हैं जो चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट था उसके बारे में। डिस्पाइट फेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट वॉर, है ना, टू फ्रंट वॉर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ भी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप लोग याद करोगे, टू फ्रंट वॉर की बात हो रही थी कि अगर अभी चाइना फ्रंट खोल दे तो हमारे लिए कितनी बड़ी इशू हो जाएगी। तो डिस्पाइट फेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट वॉर एंड कंटिन्यूस बॉर्डर स्किर्मिशेस, डिस्पाइट चाइनाज टैक्टिक्स ऑफ सलामी स्लाइसिंग, है ना, जो चाइना की सलामी स्लाइसिंग की टैक्टिक्स है, और जो इंडिया अपने होम में मतलब अपने बॉर्डर्स पे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे देख रहा है टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन, विद पाकिस्तान भी हम है और विद चाइना भी फ्रंट ओपन हो रखा है हमारा आज के समय में। आप रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश का केस सुना ही होगे ना, कि पासपोर्ट वाला इशू हुआ, और चाइना हमेशा रीनेमिंग की बात करता है, तो वो सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी है। सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन थ्रू स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन दैट डोंट ट्रिगर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट। तो छोटी छोटी चीजें करेंगे तो बहुत ज्यादा ग्लोबल में लाइक हल्ला नहीं होगा, और धीरे धीरे आप कब्जा करते चले जाओगे। तो चाइना की ये स्ट्रैटेजी है सलामी स्लाइसिंग की ना, स्लाइस करते जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो अरुणाचल में आप देखते हो हर साल वो रीनेम करता है, कभी ना कभी अगर इंडिया रिस्पॉन्ड ना, हर बार इंडिया रिस्पॉन्ड करता है, रिटेलिएट करता है। उसके स्टेटमेंट देखे, एमईए का स्टेटमेंट आप देखोगे पेपर में आएगा कि इंडिया रिजेक्ट करता है और ये है वो है। तो अगर इंडिया ना करे तो वो तुरंत बोल देगा कि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गई सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी। सिमिलरली दे हैव डन दैट इन लद्दाख डोकलाम, है ना, तो वहां पर भी उन्होंने यही किया, चार कदम आगे बढ़ो, एक कदम पीछे खींचो, है ना, तो कब्जा करते जाओ धीरे धीरे धीरे, सलामी स्लाइसिंग है ना, जैसे हम स्लाइस करते हैं आम को, ठीक है। तो डिस्पाइट चाइनाज टैक्टिक्स ऑफ सलामी स्लाइसिंग, तो बैक होम जो है, अब ऊपर तो बात कर ली रशिया यूक्रेन की, कहाँ चल रहे हैं अब आप देखो, है ना, मैं आपको डिकोड भी बता रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्ट किया कहाँ से, जियो पॉलिटिकल फ्रंट, पहला डायमेंशन खुला है यहाँ पर बॉडी में। इसमें बात की है रशिया यूक्रेन की, रशिया यूक्रेन से रिलेटेड इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट रहा है, ये बताया। उसके बाद फर्दर मोर लिखा है, घर पे आए हैं, है ना, वापस यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, चाइना की बात कर रहे हैं, एलएसी वाले इशू की, पाकिस्तान का टू फ्रंट वॉर उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया हैज स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, abiding by the Panchsheel principles, and after 19th round of commander level talk चल रहा था लास्ट ईयर, है ना, सबको याद भी होगा। देर हैज बीन अ डिस एस्केलेशन ऑन ईस्टर्न लद्दाख, है ना। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, पंचशील की बात कर रहे हैं चाइना के साथ, 19 राउंड कमांडर लेवल की बात हुई है, उसके बाद जाके डी एस्केलेशन हुआ था ना। उसके बाद रिसेंटली अभी पहली बार प्राइम मिनिस्टर और जी जिनपिंग मिले भी थे ना, यू ऑल मस्ट हैव रिमेंबर्ड दैट एससीओ की समिट में। सो टॉक्स हैज बीन डी एस्केलेटिंग इन ईस्टर्न लद्दाख। तो यहां पर हम आ गए कि हम किसकी साइड है, कंटेम्पररी ग्लोबल पॉलिटिक्स में कंटेम्पररी जो इश्यूज चल रहे हैं, वो इंडिया के अंदर भी जो इशू चल रहा था उसमें भी हमने पीस का साइड दिया है, टॉक का साइड दिया है, नॉट ऑफ वॉर, ठीक है। अगेन है ना, फिर दो दो डायमेंशन हो गए। अगेन South Asia could have been engulfed in a nuclear war, but the restraint shown by India highlights its importance in contemporary global time। देख लो, है ना, ऊपर टू फ्रंट वॉर की बात की, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, एलएसी का भी इशू चल रहा है। अब साउथ एशिया में अगर भड़काना होता आग तो इंडिया अटैक कर देता, है ना। बट अगेन यहाँ लिखा, अगेन साउथ एशिया कुड हैव बीन एनगल्फ्ड इन अ न्यूक्लियर वॉर, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर कंट्री, चाइना इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर कंट्री, इंडिया ऑल्सो। अगर भड़काना होता तो इंडिया कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन लेता इस तरीके का कि न्यूक्लियर वॉर ब्रेक हो जाता, है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय ऐसी न्यूज रिपोर्ट चल भी रही थी, है ना। बट द रिस्ट्रेंट शोन बाय इंडिया हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस इन कंटेम्प्ट। तो यही तो बात बता रहे हैं कि हम पीस की साइड है, हम डायलॉग की साइड है, हम डिप्लोमेसी की साइड है, हम ग्लोबल गुड की साइड है, हम वसुदेव कुटुंबकम की साइड है। वर्ल्ड इज वन फैमिली, फैमिली में आप लड़ते भिड़ते नहीं हो, है ना। तो आप थीम देखो, माइंडसेट देखो कि कैसे स्टार्टिंग किया, कैसे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स में चल रहे हैं हम लोग। जियो पॉलिटिक्स में आपका दो डायमेंशन कवर हो गया है, जिसकी कि रशिया यूक्रेन की बात कर ली है, और इंडिया और चाइना की बात कर ली, जो कंटेम्प्रेरी हमारे अंदर की बात हो रही है। देन ही मूव्स टू, यस, जियो इकोनॉमिक फ्रंट। अब नीचे आ जाते हैं, मूविंग ऑन फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल टू द जियो इकोनॉमिक फ्रंट, है ना। अब जियो इकोनॉमिक फ्रंट अनदर डायमेंशन, बॉडी के अंदर दूसरा डायमेंशन आ गया,
पहला डायमेंशन जियोपॉलिटिकल, उसके अंदर दो एग्जाम्पल, उसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो एक डायमेंशन, उसके अंदर दो एग्जाम्पल, फिर दूसरा डायमेंशन शुरू हो रहा है जियो इकोनॉमिक। अब ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, दिस इज योर कनेक्टर काइंड ऑफ थिंग, है ना। मूविंग ऑन फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल टू द जियो इकोनॉमिक फ्रंट, कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं। द 47th पोटस, है ना, पोटस प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज कॉल्ड पोटस 47th स्पेसिफिक डेटा, है ना। जस्ट सी द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्चुअल पार्ट ऑल्सो। 47 आप यहां लिख सकते थे द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट जी थोड़ा सा जब डिप्लोमेसी या जब आईआर का ऐसे लिख रहे हैं तो हम आईआर की लैंग्वेज भी इनकलकेट, और ये सब चीज कब आएगी, जब आप पेपर पढ़ रहे होगे, जब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे ना कि किस नाम से बुलाया जा रहा है। 47 पोटस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, है ना, एवर सिंस एंटरिंग हिज ऑफिस हैज स्पार्क्ड अ ग्लोबल ट्रेड वॉर। बता दिया कि जब से, है ना, ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से एक ग्लोबल ट्रेड वॉर स्पार्क कर दिया गया है विद वन साइडेड टैरिफ ऑन द वर्ल्ड, है ना। यही चीज हुई है जब से लास्ट जनवरी से ये इलेक्ट हुए। नेशंस लाइक चाइना हैव रिटेलिएटेड विद काउंटर टैरिफ मेजर्स। चाइना जैसे देश काउंटर टैरिफ मेजर्स, है ना, वही तो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। India has been reasonable and practical in its response, avoiding any retaliatory tariff. इंडिया ने स्टार्टिंग में कोई भी रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया था, अभी भी नहीं लगाया है इस तरीके का कोई भी टैरिफ अगेंस्ट यूएस, बट चाइना ने लगा दिया। कारण कुछ भी हो सकता है कि इंडिया का इंपोर्ट कम है, ज्यादा है ना, यूएस चाइना का कुछ और डायनामिक्स है ट्रेड का, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहां पर हमको शो करना है इंडिया का पक्ष कि इंडिया अच्छा है, सिंपल सी बात। तो यहां पर यही बता रहे हैं कि इंडिया हैज बीन रीजनेबल एंड पेशेंट इन इट्स रिस्पॉन्स। हमने तुरंत रिटेलिएशन नहीं किया कि आज रात में यूएस ने लगाया तो कल सुबह चाइना ने उसके ऊपर लगा दिया रिटेलिएटरी टैरिफ, नहीं, हम वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और वो हम करना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो इंडिया ने रीजनेबल और पेशेंट स्टैंड लिया इन रिस्पॉन्स, अवॉइडिंग एनी रिटेलिएटरी टैरिफ। फर्दर मोर, है ना, अगेन देखो इसके बाद जियो इकोनॉमिक में फर्दर मोर एक एग्जांपल दिया हमने टैरिफ वाला यूएस का केस। इसमें भी इंडिया का पक्ष दिखा दिया कि इंडिया ने इस तरीके का कोई भी रुख नहीं अपनाया है ना, रिटेलिएटरी टैरिफ का या काउंटर टैरिफ मेजर्स का, एज चाइना हैज डन और अदर कंट्रीज माइट हैव डन, है ना, रशिया हो गया, चाइना हो गया। तो ओनली दीज पावर्स कैन चैलेंज यूएसए। इंडिया हैज नॉट डन दैट, इंडिया हैज बीन ऑन द टॉकिंग साइड मोर, ठीक है। फर्दर मोर इसी में चल रहे हैं जियो इकोनॉमिक में। अनदर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द पैंडमिक, अब पैंडमिक की बात कर ले, द वंस यूनाइटेड वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो पैंडमिक के समय में भी हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी थी, जो वैक्सीन था, वो किसके पास डेवलप हो रही थी, यूएस के पास, चाइना के पास, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर ज्यादा अवेलेबिलिटी थी। और जो ग्लोबल साउथ था वो भीख का कटोरा लेके खड़ा था कि हमको वैक्सीन दे दो, हमको फंड दे दो, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में पूरा का पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था ड्यूरिंग द पैंडमिक। द डेवलपिंग वर्ल्ड वॉज मेड टू सफर फॉर कोविड 19 वैक्सीन, है ना, यू कैन सी जो साउथ एशियन कंट्रीज थे, बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज थे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे, दीज आर कंसिडर्ड एज ग्लोबल साउथ। तो डेवलपिंग कंट्रीज वर मेड टू सफर फॉर कोविड वैक्सीन। लेकिन इस केस में जबकि पूरे का पूरे वेस्टर्न पावर्स के पास इतना पैसा था, इतना फंड था, दे वर नॉट डूइंग दैट, है ना, रैदर अपने कंट्री में देवर मैन्युफैक्चरिंग और वहां के लोगों का सारा कुछ देख रहे थे। बट फॉर दीज डेवलपिंग कंट्रीज, जो गरीब देश थे, इनको उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था यार, उनके पीछे उतना ज्यादा फंड नहीं दिया जा रहा था, एंड दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द कोविड 19 पैंडमिक। इंडिया इस समय क्या कर रहा था, इंडिया विद इट्स डिप्लोमेटिक आउटरीच अंडर वैक्सीन मैत्री, है ना, इंडिया का पक्ष दिखाना है। इंडिया का क्या रोल था, रीच्ड आउट टू द नेशंस ऑल अक्रॉस द ग्लोबल साउथ फ्रॉम अफ्रीका टू कैरेबियंस। अफ्रीका से लेकर कैरिबियन तक ने हमने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव में वैक्सीन बांटा था। दिस अगेन हाइलाइट्स, है ना, दिस अगेन फिर से बता रहा है ना, ऊपर बताया है कि इतना इंडिया का रोल क्या चल रहा है, लेकिन ये चीज फिर से दिखाती है लैंग्वेज समझना, भाषा समझना, बार बार आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इमोशनल कनेक्ट करना है ना, लैंग्वेज का क्या रोल होता है। सिंपल लैंग्वेज है बट हाउ इज कनेक्टिंग। दिस अगेन हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यही तो हमारा मेन थीम था, है ना। तो हाउ इज कनेक्टिंग विद द थीम ऑल्सो थ्रू आउट द एसे, नॉट ओनली लिमिटेड टू द स्फीयर ऑफ वैक्सीन। अब बोल रहा है कि सिर्फ वैक्सीन की बात छोड़ दीजिए आप, है ना, नॉट ओनली लिमिटेड टू द स्फीयर ऑफ वैक्सीन, दिस डिवाइड एंड इनइक्वालिटी बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ ऑल्सो एग्जिस्ट इन द स्फीयर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एस्से में हमेशा टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज का एंगल आना ही चाहिए, बिकॉज, है ना,
इसके बिना चीज़ें अधूरी हैं। अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का हर एस्से में एंगल आएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जियो इकोनॉमिक में ही चल रहे हैं, और अभी एक दो पर्सपेक्टिव देखा यहाँ पर, फिर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं। जैसे देखो, फ्लो ऑफ आइडियाज, थॉट का फ्लो कैसे चल रहा है। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है कि यू आर नॉट राइटिंग वेरी लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ, यू आर ब्रेकिंग दैट एंड यू आर ब्रेकिंग योर आइडिया। आइडिया को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, एक को खत्म किया, फिर बता रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है ना, सिर्फ वैक्सीन से लिमिटेड नहीं है हम, है ना। दिस डिवाइड जो नॉर्थ साउथ के बीच का डिवाइड था वो एग्जिस्ट करता है टेक्नोलॉजी में भी, क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेशन में भी। वो कैसे, अब आगे देखो। टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी फर्स्ट, है ना, पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशंस के यूएन चीफ हैं, रिमार्क्ड एट द रिसेंटली कंक्लूडेड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूएनजीए का मीटिंग होता है, पेपर में बड़ा बड़ा आर्टिकल आता है, फोटो आता है, उनका स्टेटमेंट आता है, तो इनको नोट करने का होता है ना। व्हेन यू आर रीडिंग दीज थिंग्स, व्हेन यू फाइंड दीज थिंग्स, यू मस्ट नोट दीज थिंग्स। क्या बोला उन्होंने, एआई शुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नॉट एग्रावेट इनइक्वालिटी। एआई क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहिए, इनइक्वालिटी को एग्रावेट नहीं करना चाहिए। टेकिंग क्यू फ्रॉम द सेम, इंडिया हैज ग्लोबली, अब इसी चीज से बोल रहा है कि इसी चीज से इंडिया इंस्पायर होके इंडिया ने ग्लोबली रोल आउट किया अपना डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल, डीपीआई ग्लोबल नाम से, है ना, जिसमें यूपीआई भी आ जाता है ना। डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किए हैं डिजिटल, जो सब जगह यूज हो सकते हैं। जैसे यूपीआई हो गया हमारा, जैसे एग्री स्टैक हो गया ना, एग्रीकल्चर स्टैक वाले में वो भी पढ़ाया था। एग्रीकल्चर मिशन जो इंडिया ने लॉन्च किया था उसमें भी एग्री स्टैक है, इट इज अ डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सी कि कैसे ही हैज लिंक्ड दिस पर्टिकुलर एंटोनियो गुटेरेस स्टेटमेंट एंड इंडियाज डीपीआई इनिशिएटिव, है ना। और फिर यहाँ पर एग्जांपल है ना, द सिटीजन स्टैक ऑफ आधार, है ना, आधार भी क्या है, डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, स्कूल, अस्पताल, ये आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। बट जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आधार की सुविधा हो गई, या आधार का पूरा बैकएंड हो गया, यूपीआई का पूरा बैकएंड हो गया, इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक मतलब आम जनता के लिए डिजिटल, ठीक है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड यूपीआई इज नाउ एक्सटेंसिवली यूज्ड अक्रॉस नेपाल, तंजानिया, केनिया, फ्रांस, ये वो सब अपने करंट अफेयर्स में पढ़ा ही है प्री के समय में, उसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर। तो इसी कि कैसे स्टार्ट किया कि भाई गुटेरिस यूएन के चीफ ने बोला कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है या जो एआई है वो ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी को बढ़ा दे देश के, है ना, अलग अलग देशों के बीच की इनइक्वालिटी बढ़ा दे कि एक के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और एक के पास नहीं है। फिर बोले कि इसी संदर्भ में इंडिया ने काम किया डीपीआई पे, जिसका एग्जाम्पल क्या है, आधार है, यूपीआई है, ये सुविधाएं हैं जो पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया बांट रहा है ना, कि आप भी यूज करो और डिजिटल हो, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, इंडिया का रोल बता रहा है। सवाल यही था हमारा टॉपिक ऐसे का। फिर एज अ टेस्टामेंट टू इंडियाज आउटरीच, है ना, वर्ल्ड बैंक हैज लेबल्ड इंडिया एज अ डीपीआई सुपर पावर, है ना। तो इस कदम को उठाने के लिए, ये सब पेपर से आ रहा है ना, सब न्यूज़ पेपर से आ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, है ना। आप जिस तरीके का कंटेंट देखोगे उसी तरीके का कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी सजेस्ट होगा, उसी तरीके का कंटेंट आपको गूगल पे भी सजेस्ट होगा। तो इसका बहुत रोल है ना कि आप किस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हो। सिंपल है, कुछ भी इसमें आपको नहीं लगेगा कि बहुत भारी भरकम चीज़ लिखी हुई है। एवरीथिंग आप लोग ने सुना होगा, पढ़ा होगा फ्री के समय में, है ना। तो ही हैज़ यूज दैट थिंग ओनली। तो ये पेपर पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पर्टिकुलर एस्से में या इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के एस्सेज में। एज अ टेस्टामेंट टू इंडियाज आउटरीच द वर्ल्ड बैंक हैज लेबल्ड इंडिया एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर पावर। दिस कॉमन शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंडिया कर रहा है as a tool to empower highlights India's importance in contemporary global perspective। लो लिंक कर दिया विद द टॉपिक थीम कि ये जो शेयरिंग का आइडिया है इंडिया का, है ना, द कॉमन शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ टूल टू empower highlights India's importance in contemporary global times। मूविंग ऑन, है ना, आगे बढ़ते हैं अब। कनेक्टर, कनेक्टर वर्ड्स। मूविंग ऑन टू द फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऊपर टेक्नोलॉजी की बात कर लिया, आप देख लो स्ट्रक्चर कैसे टूट रहा है ना, कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं भी रैंडमनेस आ रही है, नहीं आ रही है। यहाँ पर देखो बात की थी, इतने ऊपर चले जाते हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है स्ट्रक्चरिंग। आप देखो टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज के लिए बात की थी, पहले टेक्नोलॉजी ने टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात कर ली एक पैराग्राफ में, डेढ़ पूरे पेज में, एंड देन यहाँ पर आ गए मूविंग ऑन टू द फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कहीं भी आपका थीम लूज नहीं हो रहा, आपका ना जो भी स्ट्रक्चर लूज नहीं हो रहा है। कमिंग टू द फ्रंट ऑफ मूविंग ऑन टू द फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेशन एंड एफर्ट्स, है ना, क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेशन में एफर्ट में इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया स्टेम्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, है ना, इंडिया फ्रंट से लीड कर रहा है, ये स्टार्टिंग में इसने बोल दिया। अब बताएगा कैसे।
India presently is the only G20 country on course to meet its NDC nationally determined contribution targets under the पेरिस एग्रीमेंट। 2015 वाला पेरिस एग्रीमेंट है, उसके अंडर एनडीसीज होते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो नीति आयोग सबमिट करती है मतलब रेगुलरली टू द यूएन ट्रिपल एफ सी। तो उसी की बात कर रहे हैं। इंडिया प्रेजेंटली इज द ओनली G20 कंट्री। अब ये चीज फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, जब आप G20 के बारे में पढ़ लोगे तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं मिल जाएगी देखने को कि इंडिया सिर्फ ये कंट्री है, ये कंट्री है। तो जब पढ़ने पे डिपेंड करता है आपको कितना नॉलेज है इस बात पे। नॉट ओनली इंडिविजुअली एज अ नेशन बट टेकिंग अलॉन्ग अदर्स ग्लोबली। सिर्फ अपना खुद का नहीं कर रहा है कि एनडीसी टारगेट पूरा कर रहे हैं हम, बट वो और लोगों को भी साथ में ले रहा है। कैसे भाई? इंडिया हैज लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ आईएसए, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस। This approach and culmination of taking along everyone together reaffirms the importance of India in contemporary global terms। कि जो हम अकेले अकेले नहीं कि एकला चलो रे, हम सारी वर्ल्ड को साथ लेके चल रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया है ना, हमने सीडीआरआई का कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट है ना, उसका हमने इंस्टीट्यूशन बनाया इंडिया में। तो वी आर टेकिंग द पूरा पूरा वर्ल्ड अलॉन्ग विद अस, नॉट अलोन। सो ये रीफर्म कर रहा है इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऊपर। फाइनली है ना, अब फाइनली बात कर रहे हैं कि दो डायमेंशन हो गया, जियो पॉलिटिकल दो एग्जाम्पल दिया, जियो इकोनॉमिकल दो एग्जाम्पल दिया। फाइनली तीसरा है ना, तीसरे पे आ गए स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल। इसके बिना इंडिया की आप इंपॉर्टेंस कैसे छोड़ सकते हो? स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल की बात करेंगे। टॉकिंग एट द स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल फ्रंट, वी कैन फर्स्ट लुक बैक एट द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। अब यहां पर डाल दिए स्वामी विवेकानंद। एवरी नेशन हैज अ ड्यूटी एंड इंडिया हैज अ स्पिरिचुअल ड्यूटी। सारे है ना, हर देश की कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है, लेकिन भारत की जो ड्यूटी है वो स्पिरिचुअल ड्यूटी है। अब स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है भाई? एज पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल ड्यूटी, मतलब यहां पर सिर्फ बोल के निकल नहीं लेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ये बोल दिया है, नहीं, इसके आगे बताएंगे भी कि क्या है वो स्पिरिचुअल ड्यूटी। एज पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल ड्यूटी, इंडिया इज द फोर रनर ऑफ प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेलिब्रेटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना। मल्टी एथनिसिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप जो भी टर्म यूज करना चाहते हो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसने प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस। अब ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ तो दंगा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का वो हो रहा है। वो तो होता ही रहेगा, सब देश में कुछ ना कुछ होता रहता है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी शांति बनी हुई है कि नहीं देश में? कुछ समय से, कुछ समय से क्या मतलब हमेशा बनी रहती है। ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हो जाता कि एकदम पूरा देश इधर से उधर हो जाए, है ना, देश टुकड़ों में बट जाए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली, है ना। एज अ स्पिरिचुअल ड्यूटी, इंडिया इज द फ्रंट रनर ऑफ प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेलिब्रेटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी ना। ऑब्वियसली हम सेलिब्रेट करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। A testament to this culture of religious tolerance and diversity is the गंगा जमुनी तहजीब, है ना। इसका टेस्टामेंट क्या है? ये गंगा जमुनी तहजीब है। और द फैक्ट दैट इंडिया इज होम टू ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिलीजियस फेथ्स, तो उसी को एक्सप्लेन किया है ना, कि इसी का टेस्टामेंट है कि जो इंडिया है उसमें अभी भी इतनी डाइवर्सिटी है। इट इज़ अ मल्टी मल्टी रिलीजियस कंट्री, है ना, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री, है ना, जो भी आप शब्द यूज़ करना चाहते हो। मल्टी कल्चरल इन जनरल यूज़ करते हैं। तो यू हैव जस्ट शोन कि यहाँ पर इस चीज़ का टेस्टामेंट है। और ये विवेकानंद ने बोला था कि हमारी एक स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है, उसी के लिए हम रिलीजियस टॉलरेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी, इन सबको हमेशा प्रमोट करते हैं। वी हैव अ गंगा जमुनी तहजीब at a time when the world is burning at the fire of religious hatred and bigotry। अब यहाँ बता रहे हैं कि इंडिया भाई ये गंगा जमुनी तहजीब है इंडिया की, इंडिया का स्पिरिचुअल ड्यूटी है। लेकिन अब बताएंगे कि ग्लोबल में क्या चल रहा है ना। ग्लोबल में आप देखो, किलिंग्स ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का उस समय क्राइसिस शुरू ही हुआ था, है ना, जब ये मेंस हुआ था लास्ट ईयर। At a time when the world is burning at the fire of religious hatred and bigotry, example, killings of Hindus in Bangladesh, India can guide the world and play an important role in the contemporary global times। यहाँ हल्के से बता दिया कि जब ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है, यहाँ पर बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया, श्रीलंका भी दे सकते थे, पाकिस्तान भी दे सकते थे, और जितने आपको लग रहे हैं कि आसपास जहाँ भी अभी वहाँ भी चल रहा था, कंबोडिया वाला भी केस चल रहा था। तो इफ़ यू आर राइटिंग मीन्स दिस टाइम यू कुड हैव इंक्लूडेड मोर एग्जाम्पल्स, है ना, कि अभी जो बाकी देशों में चल रहा है वहाँ पर इस तरीके का वायलेंस, कम्युनलिज्म, है ना, इस तरीके की चीज, रेसिज्म, ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर इंडिया क्या कर सकता है? प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल टाइम्स। तो यहाँ पर अगेन स्पिरिचुअल वाले पार्ट को भी थीम से लिंक कर दिया। एंड देन इन द एंड, है ना, अब यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ लिए हैं। इन द एंड, वाइल द चैलेंजेस माइट रिमेन टू, है ना, टू मेनी, एंड द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल टाइम्स माइट सीम डार्क। अभी लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि आखिर में ऐसा है ना लग रहा है कि जो चैलेंजेस है बहुत सारी हैं, और कंटेम्प्ररी ग्लोबल टाइम्स में
ऐसा हमको दिख रहा है अंधकार, बट येट वन मस्ट रिमेंबर दैट डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन, है ना। बस यहाँ पर बोल दिया कि जो कंटेम्प्रेरी हालात चल रहे हैं, जो ऊपर पूरे सारी चीज़ें बताई है ना, टैरिफ वार, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस, ये वो जो भी है, ऐसा लग रहा है देखने से कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बट ये चीज़ हमको याद रखनी है कि डार्कनेस कैनॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, है ना, ओनली लाइट कैन। कितना इंपॉर्टेंट पंच लाइन है कि आप यहाँ इंडिया को कैसा दर्शा रहे हो, इंडिया को आप दिखा रहे हो कि इंडिया जो है डार्कनेस को दूर करने वाला देश है। कितना पंची लाइन है, कितना थॉटफुल है। इट इज क्रैकिंग द कंक्लूजन पार्ट। कोई भी पढ़ लेगा इसको, 2 लाइन के अंदर उस एग्जाम जो बच्चा है उसका दिमाग पढ़ लेगा कि ही इज गोइंग इन विच डायरेक्शन। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करेंगे, अगर क्वांटिटी इज फुल, है ना, सारे पेजेस फुल हैं, आप देख लो पूरा पूरा पेज भरा है। बट जस्ट सी कि अगर कंक्लूजन छोटा भी लिख रहे हैं, इतना पंची है कि वो फ्लो में जा रहा है, इट इज नॉट ट्राइंग टू गोइंग टू एन एब्रप्ट एंड। सो डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन। सिर्फ रोशनी ही डार्कनेस को दूर कर सकती है, एंड दैट लाइट इज द नेशन ऑफ इंडिया विद इट्स स्ट्रेंथ ऑफ 3D, है ना, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड डेमोग्राफी एंड, है ना। कि आखिरी में इंडिया को बता दिया कि जो पूरा अंधकार है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल टाइम्स में, उसको दूर करने के लिए इंडिया लाइट की तरह एक्ट करेगा विद इस 3D, है ना। अब यहाँ पर कुछ और भी कीवर्ड्स आप यूज कर सकते थे, 3D 4D, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएटिव इनोवेटिव होना पड़ेगा ना। स्ट्रेंथ ऑफ 3D, डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। डेमोग्राफी है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। डेमोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? डेमोग्राफी इकोनॉमिक टर्म्स में इंपॉर्टेंट है ना। डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? कल्चरल सोशल स्फीयर में इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट पावर में इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी अगेन पॉलिटिकल पार्ट में इंपॉर्टेंट है ना। सो ओवरऑल दिस ऐसे हैज बीन डिकोडेड। और ये जो मैंने बोला था कि पूरा का पूरा डिकोड, यू कैन जस्ट सी ना व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, सो यू कैन हैव अ लुक हियर ना। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, दे कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इंट्रोडक्शन में किस तरीके से अप्रोच किया, हैव डिकोडेड एवरीथिंग। ही इज माई स्टूडेंट ओनली एंड ही वॉज ओनली विद अस इन द मेंस बैच, he was not with any other coaching or anywhere. So you can just see जो हमने सिखाया था, he has exactly replicated that particular structuring, और कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आई कैन जस्ट डिकोड एवरीथिंग फ्रॉम हिज एसे। इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, डायमेंशन पहले ओपन किया, एग्जाम्पल्स दिया, है ना। यू कैन जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है फ्रॉम द नेक्स्ट असाइनमेंट। जो लोग मेंटरशिप में है, फ्रॉम द नेक्स्ट असाइनमेंट यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग लाइक दिस ओनली, है ना। जब हम अभी कोई टॉपिक देंगे आपको, नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन टेररिज्म, so you have to do the brainstorming thing like this only, है ना, and submit. So just here, so ये 2 पेज में आपको खुद का ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, एंड दीज आर द 5 थिंग्स जो मैंने पहले डिस्कस किया था। यू कैन लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसे कॉपी। इसके 2 और एसेज हैं। आई विल सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द एसेज एंड मे बी ट्राई टू डिकोड योर सेल्फ, है ना। डिकोड करने से क्या होगा कि हम किसी का माइंड रीड कर रहे हैं ना, यू विल जस्ट रीड द माइंड एंड यू विल ग्रास्प द लैंग्वेज ऑल्सो, ना, कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी खुद से जब आप पढ़ोगे। ऐसे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है ना। द मोर यू रीड गुड कॉपीज, द मोर आइडियाज यू विल गेट, एंड द मोर ऐसे लाइक उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं ना, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आपको समझ में आने लगेंगी, और वो आप अपने एसेज में भी इंक्लूड करने लगोगे धीरे धीरे, है ना। सो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे। विद दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ, यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स। यस, एवरीवन प्लीज आस्क योर डाउट्स। समझ में आया सबको? यस सर। यस तो सर। लैंग्वेज हमने देखा, लैंग्वेज बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोड वोड भी नहीं है। जो रेलेवेंट है बिल्कुल, पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चों को समझदारी है, बच्चों को पूरा, है ना, आईआर की चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चल रहा है ना, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। और बेहतर तो हो ही सकता है ना, डेफिनेटली आप और भी चीज़ें लिख सकते हो और एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, बट जो स्ट्रक्चर फ्लो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कॉपीज आप लोगों ने भेजी है मुझे, 70 जो जिनका नहीं हुआ है, तो उसमें दिक्कत यही है ना। डिस्पाइट कि हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा लिख के आए, सबको लगता है, मैं भी जब लिखता था मुझे भी लगता था बहुत अच्छा लिख के आए, बट ऑब्वियसली, है ना, जितना हम बेहतर कर पाए उस चीज़ को उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ग्रामेटिकल एरर्स तो वो अब तो वो मतलब ग्रामेटिकल एरर्स तो इंग्लिश वाला इशू है, वो तो थोड़ा सा पेपर पढ़ोगे उन सब से ही सॉल्व होगा, मतलब लाइक रीडिंग पार्ट स्ट्रांग रखेंगे तो ही वो होगा। कंजंक्शन है, सर, प्रपोजिशन। हम्म। सर पेपर किस तरह से पढ़ें, क्योंकि इसमें जिस तरह का कोटेशन है यूज किया गया है, तो जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं जो बेसिक न्यूज़ होता है वो न्यूज़पेपर से, नहीं लेकिन ये हमको सब कोटेशन से ठीक है। अक्सर वो हो जाता है, अब चला कौन जाता है बोल रहा है, समझ। कौन बोल रहा है? प्लीज कैमरा ऑन कर सर, लीजिए।
रिश्तेदारी है। आप प्लीज आज। हाँ। यस। हम्म, ठीक है। जो पेपर पढ़ेंगे ना, जैसे मान लो कि कोई भी इवेंट हो रहा है, या जैसे लेट्स से कि अभी मान लो कि यूएस वेनेजुला में क्राइसिस हुआ, ठीक है। यस। अब वहां पर जब पेपर पढ़ोगे, ऊपर क्या आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का, ये प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ रहा होगा, है ना। फिर इंडिया का स्टेटमेंट आ रहा होगा। बात समझी? मैं दिखाऊं क्या आज का पेपर खोल के? टाइम लग ये जाएगा। सर एक बार मतलब सर थोड़ा सा उसको आप वो कर रुको दीजिए एक कि, मिनट, मैं दिखाई देता हूँ, किस तरह से उसमें से लें चीजों को। एक मिनट दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ है। ठीक है, ये पेपर स्टेटमेंट अर्जेस ऑल कंसर्न टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, ठीक है। चाइना, रशिया, ब्राजील कंडेम, बस अपने को ये याद रखना है कि किसने कंडेम कर रहा है ना। दिल्ली टाइट रोप वॉक ऑन काराकास, डीप कंसर्न, नीड फॉर डायलॉग। क्या है इंडिया का स्टेटमेंट, यहाँ देखो, है ना। और थोड़ा सा ट्विटर और ये सब चीज़ें ना, जो एमईए है, इन सबको सब्सक्राइब करके रखेंगे वहाँ पर, है ना। डायरेक्टली स्टेटमेंट्स आते हैं, एमईए हो गया, और हमारा जो पब्लिक पॉलिसी का दो तीन इंस्टीट्यूट है ना, वो उनको भी ये फॉलो कर लेंगे ट्विटर पे। तो एटलीस्ट आईआर वाले जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वो तुम लोगों को वहाँ से दिख जाएगा आराम से। तो थोड़ा सा ना ये इसको भी यूज़ करेंगे, बट नॉनसेंस चीज़ों को देखने के लिए नहीं। ट्विटर को यूज़ करेंगे तो ढंग की चीज़ों को देखने के लिए, मिनिस्ट्री को फॉलो कर लेंगे, है ना, जो जयशंकर को फॉलो कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट, जो आप एडिटोरियल्स देखते हो जिन लोगों के, वो लोग रहते हैं वहाँ पर, कमेंट्री चलती रहती है। तो एक बार उनको फॉलो करेंगे तो वो क्रिस्प वर्ड में ना, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे पैराग्राफ में अपनी बातें लिख जाते हैं। तो उन्हीं को यूज़ करना होता है हमको स्मार्टली, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। जो लोग आईआर फॉलो नहीं कर रहे हैं अच्छे से, वो एक तो एडिटोरियल डिस्कशन जो बताया था वो फॉलो करना शुरू करें, वहां से कुछ कुछ समझ में आएगा। और साथ में ये फिर यहाँ से ये रीड करेंगे ना, इन अ केयरफुली कैलिब्रेटेड स्टेटमेंट द डे आफ्टर द यूएस अटैक्ड वेनेजुएला एंड कैप्चर्ड इट्स प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो, इंडिया, है ना, संडे एक्सप्रेस, है ना, क्या किया भाई इंडिया ने, देखो यहाँ, इंडिया एक्सप्रेस डीप कंसर्न एट द डेवलपमेंट एंड कॉल्ड अपॉन ऑल द कंसर्न टू एड्रेस इशू पीसफुली थ्रू डायलॉग ensuring पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो यही तो था इंडिया का स्टेटमेंट, है ना। क्या लिखा, नाइदर डिड इट कंडेम द यूएस एक्शन, इंडिया ने क्या किया, यूएस का एक्शन कंडेम नहीं किया कि भैया यूएस गलत कर रहा है जैसे चाइना और रशिया कर रहे हैं, क्योंकि उनका रोल है, इंडिया का क्या ही रोल है, कोई रोल नहीं है ना। डिड नॉट टेक, है ना, नाइदर डिड इट कंडेम द यूएस एक्शन नॉर डिड इट इन्वोक द रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ और द यूएन चार्टर। इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट भी है ये कि आप कहीं से उठा ले रहे हो किसी को, इंडिया ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। Without mentioning the US action in Venezuela, it described it as a recent development in Venezuela, a more neutral framing of the military intervention. तो इंडिया इज अगेन न्यूट्रल, इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, बताओ इंडिया का क्या रोल है वेनेजुएला में, क्यों उसमें घुसेगा। गेटिंग, यूएस चाइना, यूएस है प्लेयर वहाँ, चाइना है प्लेयर वहाँ, रशिया है प्लेयर, ये सारे सुपर पावर्स लड़ रहे हैं वहाँ पर। चाइना मैक्सिमम लैटिन अमेरिका में पूरा वहाँ पर सलामी स्लाइसिंग जो बोला, या जो भी उनका BRI इनिशिएटिव है, वो सब वहाँ पर पहुँच चुका है ना। तो अल्टीमेटली लड़ाई किसके बीच में है, यूएस चाइना रशिया, है ना, जो भी पावर्स हैं उनके बीच में। और मेन तो कंसर्न यूएस चाइना का, यूएस और वेनेजुएला का अपना है ना, जो ड्रग ट्रैफिकिंग नार्को टेररिज्म वाला है, वो तो है ही। लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पर, अब 2 लाइन में लिख दिया ना, इंडिया एक्सप्रेस्ड, है ना, बस इतना सा लाइन हमको नोट करना है। गेटिंग, यस सर। बस जो मेजर बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके स्टेटमेंट्स फॉलो करने हैं, मंत्रालय का स्टेटमेंट फॉलो करना है, प्राइम मिनिस्टर का फॉलो करना है ना, आईआर में स्पेसिफिकली। अब देखो यहाँ आगे जाते हैं। अब शशि थरूर का स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, शशि थरूर के कुछ ना कुछ अच्छा आइडियाज होगा, इनको रीड कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से रीड करना है, बहुत फास्ट है ना, बहुत, है ना, हर लाइन में नहीं घुसना है, बट अपने को निकालना है कि क्या है मतलब का हमारे। तो वो धीरे धीरे होगा, मतलब फास्ट रीडिंग भी है ना, जब तक रेगुलर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी फास्ट रीडिंग, और समझ में नहीं आएगा क्या इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप एडिटोरियल डिस्कशन जो बोला था वो अपना देखते रहेंगे, डेली बेसिस पे ड्यूटी बना लेंगे कि वो देख लें कम से कम, तो एटलीस्ट स्टोरी वाला पार्ट क्लियर हो जाए, और जो लैंग्वेज वाला पार्ट है यहाँ से थोड़ा बहुत आप यहाँ से नोट भी करते सकते हैं। सर कौन सा एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में बोले थे?
ओनली आइस वाला बोला था ना देखने के लिए, सबको बोला है कि वो देख लिया करो, ठीक रहता है। जो डेली आता है सर? हाँ हाँ। ठीक है। है ना, तो इसी तरीके से हमको थोड़ा बहुत देखते रहना है। कोई स्टेटमेंट आ रहा है, मान लो कि कोई सबमिट हो रहा है, अब G20 सबमिट हुआ तो कितना ज़्यादा न्यूज़ में था, और लाइक पूरा पूरा फ्रंट पेज पे आता था प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। ट्विटर पे फॉलो करना शुरू कर दो ना, जो MEA है और जो भी है ना इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको फॉलो करेंगे तो अपने आप ही ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी ना। जो वन लाइनर्स आते हैं या जो ब्रीफ रहता है, वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। एनी वन एल्स, एनी अदर डाउट? क्लियर हुआ सर ये? आलिया, सर एमईए के अलावा और किसको फॉलो कर सकते हैं एक बार एस MEA करो ना, जयशंकर जी सारा को? सजेशंस खुद पे खुद आने लग जाएगा। मैं बताऊँ ओके। क्या, मैं देख के बता दूंगा। नहीं ठीक है सर, समझ गए। एक बार हाँ, मतलब MEA फॉलो कर लो, जयशंकर को फॉलो कर लो, उसके बाद जितने भी पेपर में न्यूज़पेपर एडिटोरियल में लिखने वाले लोग हैं ना, मुझे सुहासनी हैदर हो गई है ना, ये और जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिखने वाले सब मिल जाएंगे, सब सजेशन में आ जाएगा। ओके। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, उसको कर लो, उसमें हर्षवी पंत हैं, उनको कर लो। ठीक है। श्याम सरन हैं, उनको कर लो IR के लिए। ठीक है। ऐसे लोग जो हैं, जो IR पे एक्सपर्ट हैं, ऑटोमेटिकली वो सजेशन में आने लग जाएगा। सिमिलरली और कुछ करना है, MHA को कर लो, है ना, मतलब जो भी अपने मतलब का है, एटलीस्ट IR के लिए तो करना ही है, मतलब वो तो सही रहता श्री है। राजा मोहन सर। हाँ, सी राजा मोहन कर लो। अब ये लोग अपने आर्टिकल शेयर भी करते हैं वहाँ पर, जो लिखते हैं, तो अपने को अगर पढ़ना हुआ तो कभी कभी ना, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा होता है, कोई ना कोई आर्टिकल लिखते ही तो उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल्स हैं समझने के लिए ना। बट जो लिखने वाला पार्ट है, जो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ हम एडिटोरियल से ही देख सकते हैं, मतलब अब वो प्रोसेस का पार्ट है, मतलब लाइक कुछ दिन फॉलो कर लोगे ना तो अपने आप ही वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सर एनी। इसमें एक जैसे इस ऐसे में है हम्म लगभग 4 या 5 टॉपिक ऐसे सेलेक्ट किए किए हैं उन्होंने और हम्म लिखे हैं। तो हम लोग जब लिखते हैं तो जनरली ऐसा लगता है कि ये भी इंक्लूड कर ले, वो भी इंक्लूड कर ले, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन काफी कंसाइज भी लग रहा है, हालांकि पेजेस पूरे भरे हुए हैं। तो ये सर मेरे ऐसे में हमको लगता है कि ऐसा कुछ है हैजार्डनेस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश किए थे। वही ना, स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रही हो अभी तो मुझे आइडिया नहीं है। अभी अगले असाइनमेंट से जब मैं दूंगा, तो जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर करके दिखाया ना इधर, मतलब तोड़ के कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, वैसे ही ब्रेनस्टॉर्म करना है। आज शाम में असाइनमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को है। उस दिन हम लोग टेररिज्म वाला करेंगे, जो कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं, जैसे लास्ट ईयर लैक्स लॉ वाला था, इस बार मुझे लग रहा है टेररिज्म 100% आएगा एक ऐसे। तो वो मैं अभी प्रैक्टिस करवा दूंगा एक दो टॉपिक देख के, सो दैट यू ऑल कैन राइट वेरी गुड एसेज इफ इट कम्स इन द एग्जाम। और आएगा ही आएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल आएगा। आइदर इट विल बी इन GS2 और इट विल बी इन essay 100%। तो वो एक मैं शाम में असाइनमेंट ऐसे वाले ग्रुप में डलवा दूंगा। वी विल हैव दैट क्लास ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे तक अपन असाइनमेंट ऐसे लिख के देंगे। उसमें क्या क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्लास, मास्टर क्लास हो ही चुका है ना, सबको 5-6 तरीके के इंट्रोडक्शन बता दिए हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन फ्रेमिंग भी पता होगा, उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखेंगे और पूरा का पूरा ऐसे ब्रेनस्टॉर्म आइडिएशन करेंगे। जिसको लिखना होगा वो लिख के सबमिट कर देना। बट मैं जो देखूंगा वो आइडिएशन वाला पार्ट देखूंगा, कि दिमाग कैसे चला है ना, कैसे स्ट्रक्चर किया। अगर आपको यहाँ पर मैं सिर्फ इसका ये वाला पार्ट दिखाऊं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे काम होता है यहाँ पर। लैंग्वेज है, ये है, वो है ना, वो तो आपके इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करेगा। बट ये जो चीज़ है ना, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है, या जो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा, क्या लिखा है ना, इस चीज़ को अगर आप कर रहे हो और मेरे को ये थॉट प्रोसेस समझ में आ गया, आई कैन गारंटी हो कि आधा काम यहीं पे हो गया आपका। बाकी लैंग्वेज फ्लो ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिस का गेम है, रीडिंग का गेम है। जितना रीड करोगे उतना ज़्यादा ये इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है। इसमें कोई मैं कोई स्पेशल रोल प्ले नहीं कर सकता। आई कैन ओनली सजेस्ट कि आप रीड करो, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, आपका फ्लो इंप्रूव होगा। बट इफ़ यू कैन डू दिस ब्रेन वाला पार्ट अच्छे से इन द सेंस कि लॉजिकल वे में, है ना, स्ट्रक्चर्ड वे में, देन आई कैन एंश्योर यू यू विल राइट वेरी वेरी गुड एसेज, और आपका निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब इससे नहीं होता कि हम कितना भर के आ जाएं, है ना, रैंडम थिंग। बहुत लोग बोलेंगे कोट लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो, नहीं मिला है नंबर ना। आप में से बहुत लोग हैं ऐसे जिनका मेंस नहीं निकला है, डिस्पाइट यू बीइंग कॉन्फिडेंट कि मेरा निकलेगा, है ना। देर आर मेनी पीपल टू हुम आई हैव टॉक्ड ऑल्सो। यही दिक्कत है कि जो भी लिखना है, जो पहले मास्टर क्लास में हर चीज़ बताइए, हर चीज़ बताइए। पहला मास्टर क्लास, किसी को कोई भी डाउट हो, पहला मास्टर क्लास खोलना। बोरिंग लगेगा बट यू विल गेट कि एक्चुअल आइडिया क्या है, नंबर क्यों मिलता है, हर पॉइंट बताया है।
ठीक है, तो वही चीज़ को हम बार बार इन इन सब में देखेंगे। जो भी ऐसे देखोगे आप, है ना, चाहे यहाँ की ऐसे कॉपी टॉपर मैं दिखा रहा हूँ, चाहे यूपीएससी के कोई टॉपर की ऐसे देखोगे, उसमें वो एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करना, जो मैं बोला फ्लो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, है ना, लैंग्वेज पे कमांड बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने की कोशिश करना। तो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया ही बताया एक्सप्लेन करते समय। तो इन पे काम करेंगे, ये फंडामेंटल्स है। हम कितना एग्जाम्पल भर दें, ये भर दें, वो भर दें, उस पर मैटर नहीं करेगा। फ्लो ऑर्गेनाइज कितना है, इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे अभी अभी, है ना, बिकॉज ये चीज़ होगी तो पढ़ने में मजा आएगा ना। अल्टीमेटली ऐसे लिख रहे हैं, चेक कौन करेगा? इंसान चेक कर रहा है ना। इंसान चेक करेगा, उसको 10 पेज पढ़ने के लिए कम से कम इतना तो पेशेंस रहेगी, वो तुम्हारा रीड कर ले। मैंने कई ऐसे रीड किए, 4 लाइन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि इस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया है। अब तुम 12 पन्ना लिख के आ जाओ तो नंबर क्या मिलेगा? वो उसकी मर्जी पे है। वो 40 दे दे, 45 दे दे, 50 दे दे, 35 दे दे, उसकी मर्जी पे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं उसको रीड करवा पा रहा हूँ अपना इससे, तब तो मजा है। तब तो हम सोचे कि 50 मिले, 55 मिले, 60 मिले, 70 मिले। जब एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही मुझे समझ में आ जा रहा है कि इस बच्चे को क्लिक ही नहीं किया है, क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, और लिख क्या रहा है। गेटिंग? तो वो बिल्कुल एग्जामिनर डिपेंडेंट हो जाता है, जो इवेलुएटर है उस पर डिपेंडेंट हो जाता है कि कितने नंबर देगा, मेहरबानी उसकी। बट अगर अपन स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें, जो डिमांड है उसके ऊपर लिखें, भले थोड़ा सा कम कंटेंट लिखें, कम कंटेंट मतलब वीकर कंटेंट लिखें, लैंग्वेज थोड़ी चलेगी, है ना, हल्की फुल्की, आपकी बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है वो भी चलेगा। बट जो लिख रहे हैं वो तो डिमांड पे लिखना है, वो तो रेलिवेंट लिखना है ना। उसमें तो पढ़वा तो दें पहले हम ऐसे। जब पढ़ ही नहीं पाएगा कोई, या पढ़ने की इच्छा ही नहीं हम डेवलप करवा पाए, या उसको पढ़ते साथ ही लग जाए कि आज तो कुछ भी लिख दिया है ना, तो नंबर मिलने के चांसेस तो हमारे ऐसे ही, फिर तो हम डायलेमा में ही रहेंगे जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, कितना मिला। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला काम हमको ये करना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इसीलिए करवाया था, लास्ट ईयर भी यही करवाया था, और इसी का नतीजा है ये, है ना। अभी तो मैं और कॉपीज डिस्कस करूंगा बहुत लोगों की। सो यू कैन सी कि वो कैसे आ रहा है। और वी वर कॉन्फिडेंट कि दीज पीपल विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, है ना। मेंस तो क्लियर हो गई, जब मेंस दे के आए थे तभी बात हो गई थी। तो सिंस देन दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड दे वर फ्री, कि हाँ चलो अभी ये तो हो ही गया। तो उस लेवल के कॉन्फिडेंस पाने के लिए ना, यू हैव टू डू दिस फर्स्ट, है ना, जितना ब्रेनस्टॉर्म कर पाए ना। आई विल गिव यू लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एवरी वीक, वी विल हैव 2 3 2 असाइनमेंट्स कम से कम। तो अपने अपने एंड से भी एफर्ट मारेंगे कि कुछ खाली बैठे हैं, कोई भी टॉपिक ले लिया, जो भी आपको लग रहा है, मे बी हमारे पास से टॉपिक, मे बी बहुत सारी कोचिंग का चल रहा होगा टॉपिक, है ना, कुछ भी उठा लिया, 10 मिनट का काम है ब्रेनस्टॉर्म करना, आधे घंटे का काम है। हफ्ते में मान के चलो कि मेरे को 3 ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, आधा आधा घंटे काम है, 1 घंटा ले लो, आराम से बैठ जाओ। दिमाग फ्लो, क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या, नॉलेज है, एक जगह लिखोगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम में जैसे टॉपिक दिखा, 10 मिनट के अंदर अपन खट से ब्रेनस्टॉर्म किए, और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो पहले अपने को आइडिएशन लेवल पे कि जो हम पढ़े हैं, नॉलेज है हमारा, वो एक बार हम पुट कर पा रहे हैं कि नहीं 15 मिनट के अंदर पेपर पे, रफ में। और उसके बाद लिखोगे, लिखने का तो फिर आपको करना ही है ना। हफ्ते में 2 ऐसे लिखो ही ट्राई करके, एक तो हम ही लिखवाए, मतलब ये तो लिखोगे लिखोगे जो देंगे, साथ में और खुद से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। गेटिंग एवरीवन? यस। बड़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, मतलब अभी ज़रूरत है एफर्ट की। मेघा? सर। चंचल? जी सर, सुन रही हूँ। समझ में आया? जी सर। अच्छा, ऐसे का कंटेंट वाला हमको भेजना था ना, वो लिखवा दूंगा। एनी अदर डाउट आज वाले सेशन में? सर जैसे आज का जो कॉपी हम लोगों ने देखा है तो हम्म। उसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, जैसे वो पोटस था या 3D जो यूज किया गया था, तो हम्म। उसको इंग्लिश हिंदी में यूज कर सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पोटस, पोटस का फुल फॉर्म है ना, हाँ हाँ। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, POTUS। तो मतलब ऐसे ही POTU ऐसे ही लिखेंगे ना सर, या फिर हिंदी में उसको फिर लिखेंगे? POTUS, हाँ, पोटस। सर हिंदी में वो कंफ्यूज हो जाएगा, आई थिंक इंग्लिश अरे में ही कोई लिखते नहीं हैं। यार, राहुल उसको गूगल कर लो कि पोटस को क्या बोलते हैं, गूगल में AI है ना, इतना तो कर सकते हो ना। सर जैसे टर्म तो वही यूज मतलब पॉपुलर है ना, ये चीज़ मैं बोलना चाह, वही और इंग्लिश में ऐसा बहुत सारा टर्म्स मिलता है सर, तो उसको वही हिंदी में यूज कर कोई सकते नहीं तो हैं। हाँ, पोटस। अच्छा ठीक है, अब वो 3D वाला भी जो था लास्ट में, 3D क्या था? सलामी वो स्लाइस?
नहीं सर, डेमोग्राफी। हाँ हाँ, थ्री डी वो तो हाँ। हमेशा पेपर में आता है। हाँ तो मतलब उसको 3D ही इंग्लिश में ही यूज कर सकते हैं ना, हिंदी में भी? हाँ हाँ, 3D है ना, 3D। ठीक है सर। सर डेमोक्रेसी मेरा को एक ना। क्वेश्चन है। हाँ, जैसे ऐसे तो काफी बढ़िया था, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कुछ लगा कि इसमें कोई कुछ पॉइंट ऐसा था जो मिसिंग था, या फिर इसमें और वैल्यू एडिशन की जरूरत थी? बिल्कुल वैल्यू एडिशन तो और कर सकते हैं ना, एग्जांपल्स और डाले जा सकते थे, डायमेंशंस और डाले जा सकते थे। बट हमको समय भी देखना है और हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना है चंचल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको डिमांड मीट करना है, जो सवाल पूछा है शुरुआत से लेकर आखिरी तक वहां तक होना चाहिए। दूसरी बात, होल्डिंग पावर होना चाहिए ना, जो जो वीविंग होता है हिस्से का, वो होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, वो चीज़ मिली मेरे को यहाँ पर। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल में कोई कमी नहीं है, समझ मतलब अगर आपको ये ऐसे लिखने दे दें तो आप इसमें हजार चीज़ें और लिख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें लिख सकते हो। मैं अगला ऐसे डिस्कस करूंगा सेम टॉपिक पे, यू विल फाइंड कि दूसरे लोगों ने दूसरी चीज़ें लिखी हैं। बट हमको एक ऐसे को जज करना है ना यहाँ पर, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रेलिवेंट होना चाहिए, डिमांड पे लिखा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, है ना, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, और सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। हाँ सर, वही जानना था कि अगर कुछ और वैल्यू एडिशन इसमें कर सकते थे तो। बिल्कुल कर सकते हैं। खुद से ट्राई करना है इसको लिखने का वापस से, लिखा हाँ, ही होगा बहुत ओके लोगों ने। सर। खुद से वापस से ट्राई करना, अब तो नॉलेज पार्ट थोड़ा बहुत और समझदारी डेवलप हो गई है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे वापस से। ओके सर। मतलब जो कोर एलिमेंट्स हैं, हमेशा मास्टर क्लास में जो बताया, देखना वो बोरिंग है वो मास्टर क्लास, लेकिन वो उसमें जो पीपीटी बना के दी है, उसके एलिमेंट्स को दिमाग में घुसा लो आप लोग, है ना, कि क्या होना चाहिए। वही चीज़ सब में मिलेगी, जो भी अच्छी कॉपीज होंगी या जो आगे देखोगे भी, मतलब फाइनल रिजल्ट आने के बाद सब में वो चीज़ मिलेगा। बस अपने को वो अपने अपने एसे में वो एलिमेंट्स को कैसे ना कैसे इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, एनीवन एल्स? कृति, कृति, सृष्टि, कृति, सृष्टि। हाँ जी सर। नो सर। सर मुझे पूछना था, जैसे समटाइम्स होता है कि हम टॉपिक देखते हैं और वन गो में ही कुछ और डिसाइड कर लेते हैं, इसको कैसे टैकल किया जाए? वन मतलब गो में वन गो डिसाइड में कर लेते हैं मतलब जैसे? सर जैसे होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो लगता है कि बस इतना ही होता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, डायमेंशंस ही नहीं ओपन हो पाता है। इस पे कैसे वर्क किया जाए, और जैसे कि फुल हम्म, इसके जैसे डायमेंशंस कैसे ओपन किया जाए टॉपिक्स के? ये तो तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करेगा ना, इसीलिए तो चार टॉपिक दिए जाते हैं ना, कि चार में से एक सेलेक्ट करो जिसमें तुमको आइडिया हो, जिसमें तुम्हारे पास कंटेंट हो। अगर अगर लेट से तुम्हारा आईआर वीक है ना, मे बी बहुत लोगों का आईआर वीक होता है ना, अगर तुम्हारे यस पास सर। कंटेंट नहीं था तो यहाँ पर अपन कोई और टॉपिक चूज करते हैं। चार टॉपिक दिए हुए ना, मैं तो दूसरा टॉपिक भी दिखा दूंगा ना अभी, और ऐसे डिस्कस करूंगा तो मैं और टॉपिक्स दिखाऊंगा। इसमें तो मुझे ये दिखाना था कि कितने सिंपल है ना, यहाँ पर बहुत लोगों ने ये लिखा है, कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में जिनको अच्छी नॉलेज है वो उन्होंने इस पे लिखा है। बहुत लोगों ने इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन ये लिखा है। इस पे भी बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता था, ये भी मैं डिस्कस करूंगा किसी एक का, है ना। तो इसमें तो ये प्योरली डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा नॉलेज सिस्टम क्या है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आईआर ही लिखना है, चार सर डाइवर्स मोस्ट टॉपिक। ऑफ द टाइम यही टॉपिक दिमाग में आता है कि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड सोसाइटल ही थीम्स ही आते हैं ज्यादातर टॉपिक्स के, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ इसमें हाँ ज्यादा हाँ, कंटेंट नहीं बन रहा, तो इसे कैसे स्विच किया जाए हाँ अलग अलग? बट अभी दिखाया ना मैंने आईआर में, कुछ इसमें अलग से लगा क्या, कुछ यूनिकनेस इस तरीके की? नो सर। एक बार वापस से पढ़ना समझना, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो मास्टर क्लास नहीं देखा है सृष्टि, मुझे लगता है एक बार वापस से देखना, सेकंड मास्टर क्लास पोर्टल ये पे। सर वो मिसिंग है। हाँ तभी ये सवाल आ रहा है तुम्हारा, है ना। सेकंड मास्टर क्लास देखना, उसमें यही चीज़ बताइए कैसे बिल्ड करना है इससे, है ना, बिल्डिंग एन एस से, उसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि कितने तरीके हो सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के। तुमने बोला कि खाली सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इस तरीके से दिमाग में आता है, मैंने वहाँ पर पांच छह तरीके बताए हैं। वो मतलब क्लियरली नजर आएगा। जैसे यहाँ पर भी बताया कि इकोनॉमिक ना जो आईआर का है, तो उसमें अपन पिस्टल नहीं लगाएंगे ना, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल डायमेंशन ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है पिस्टल पिस्टल, पिस्टल हाँ बिल्कुल सर। दसवीं दसवीं क्लास के बच्चे के लिए है ना। 10वीं क्लास का बच्चा लिखेगा वो चीज़ को, अब देखोगी नंबर मिलेगा भी नहीं, अगर कोई लिखा भी होगा देखोगी उसको बहुत कम नंबर मिलेगा। जब इवेलुएटेड कॉपी आएगी, अगर किसी ने वैसा लिखा है, लेट्स सी पॉलिटिकल एंगल, देन सोशल एंगल, देन कल्चरल एंगल, देखना नंबर ही नहीं मिलेगा उसको।
क्योंकि बहुत वो 10वीं वाला हिसाब हो जाता है फिर उसमें, मतलब एकदम बिगनर लेवल पे समझाया जाता है। अगर तुम अभी 72 लिख रही हो तब हम तुमको बोलेंगे कि तुम पहला वो ट्राई करो, तुम्हारे पास 1 साल है सीखने के लिए। बट अभी के केस में अब मुझे पता है कि अपने को डायमेंशंस ओपन करने हैं ना, वो एक बार सेशन देखोगे सवाल जनरेट करने हैं। सवाल कहाँ कहाँ जनरेट, ओके सर। जियो इकोनॉमिक, जियो टेक्नोलॉजिकल, जियो ना, मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो डायमेंशंस है उस पे जाएंगे ना हम। यस सर। पीस, सिक्योरिटी, चैलेंजेस, उन उन पे लिखेंगे तब हमको नंबर मिलेगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। एनीवन एल्स? किसी और को कोई डाउट? मनीष, मनीष, शिवानी, कमलेश, कृति? नहीं सर। ठीक है, क्लियर है ना? यस यस सर। सर। हाँ, एक टेररिज्म वाला असाइनमेंट मिलेगा। सिमिलरली इंट्रोडक्शन लिखना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। जिनके पुराने लेक्चर्स बचे हुए हैं मास्टर क्लास प्लीज देख लें, है ना? बिकॉज जो कोर बातें बतानी थी वहां पर बता दिए। अब हम लोग इस तरीके के वैल्यू एडिशन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके ओके शिवानी। सर वो मास्टर क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है? पोर्टल में सबके पोर्टल में है, सबने एनरोल किया है ना मेंटरशिप के लिए। यस सर। हाँ, बंडल में खोलेंगे, वहां पर एसए का जो बंडल है उसमें क्लिक करेंगे, ऊपर ऊपर मास्टर क्लास है, सर बताया मैं होगा ना? ट्राई कर रही थी पर हुआ नहीं वो। कल क्यों नहीं मैं हुआ? ट्राई करूँ। प्लीज वापस से ट्राई करना, एक बार मुझे बताना। बीच में थोड़ा सा इशू था 25 तारीख के आसपास, टेक्निकल इशू था, बट अभी ट्राई करना हो जाएगा। वीडियो है, अटैचमेंट भी है ना? जो मास्टर क्लास 2 है उसके साथ 7-8 कॉपीज डाली है मैंने अच्छी अच्छी। मैंने 5-6 तरीके के इंट्रोडक्शंस दिखाए हैं कि कैसे लिखा जाता है, उसके साथ उनकी कॉपीज डाली है मैंने पूरी पूरी ऐसे रीड करने के लिए आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वो सब जो है ना, जिनका बैकलॉग है वो प्लीज़ क्लियर करें इससे का, देन ओनली यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज फिर लगेगा बोरिंग। सर तो एक वीक पे एक या दो बस, टॉपिक आप दे देते तो हम लोग उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते। नहीं दे देंगे ना, अभी तो यही वाला कर लेना वापस से खुद से। ओके। और अभी शाम में टेररिज्म वाला दे देंगे जो हमने फ्राइडे की क्लास के लिए है। फ्राइडे तक का टाइम, थर्सडे तक का टाइम रहेगा, सब लोग वहाँ सबमिट करोगे, एंड देन उस दिन सेशन लूंगा और जो बेस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ हैं जो भी होगा मैं उसको वापस से डिस्कस करूंगा आपसे, अप्रोच को। तो वैसे करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको डिस्कस करा देंगे, और एक दो यही चलता रहेगा ना, अलग अलग तरीके के जो अप्रोचेस हैं ऐसे के, जो भी अच्छी कॉपीज़ हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, और कुछ वैल्यू एडिशन होगा वो डिस्कस करूंगा ऐसे में। गेटिंग? यस सर। ठीक है, अभी क्लोज करें। ये सेशन रिकॉर्डेड अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा पोर्टल पे, अलॉन्ग विद दिस पीडीएफ। और ये जो कॉपीज़ हैं है ना, ये जो डिकोड किया है वो तो कॉपीज़ मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अक्षय नाम से, AB नाम से होगा, वो दिख जाएगा। अदरवाइज इसको फिर से मैं अपलोड कर दूंगा वहीं पे साइड में, अटैचमेंट में। सर इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मतलब इस जैसे में आप भी करके दिखा रहे थे तो वो भी अपलोड हो जाएगा? हाँ एक बार बिल्कुल बिल्कुल, राइट। चेतना ये वाला ना, हाँ हाँ। ये अभी वाला, जो आप कर रहे थे हाँ सर, इस जैसे ये का जो वाला, ब्रेन हाँ। स्टॉर्मिंग था, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ। इसको इसीलिए इसीलिए ना इसको ये ऐसे डिजिटल किया ताकि तुम लोग को अपलोड कर दो। ये सर ऐसे आइडिया मिलेगा नेक्स्ट जैसे को कैसे ब्रेन स्टॉर्म बिल्कुल करना है। ऐसे ही करना है ना, ऐसे ही करना है। और जो भी वहाँ पर ऐसे वाले ग्रुप में जाओगी, ऐसे एज वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ थोड़ा बैक यस सर। स्क्रॉल करना, बाकी लोगों ने भी जो पुराने असाइनमेंट्स दिए हैं वो भी वैसे ही है। मैं असाइनमेंट देते समय वापस से कुछ अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग के सैंपल्स वहाँ डाल दूंगा कि इसी तरीके से अपने को अप्रोच करना है। सर हम लोग वरना नया ज्वाइन किया है ना तो पीछे वाला शो नहीं करता है। ऐसा है क्या? एक मिनट मुझे ग्रुप देख लेने दो। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ग्रुप का सेटिंग्स। ऐसे, एक मिनट। नहीं, चैट हिस्ट्री विजिबल है, चैट हिस्ट्री विजिबल है, दिखना दिखना चाहिए। हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ, नया दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है ना? थोड़ा पीछे आके, हाँ नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, जो एटलीस्ट जो क्लासेस हैं मास्टर क्लास और जो बिहार प्रोवर्ब के 2 कराए हैं अभी, उनको देख लेना कम से कम, तो उससे क्लियर ठीक होगा, है सर। बहुत कुछ क्लियर होगा ना। वो असाइनमेंट्स ही मैंने डिस्कस किए हैं जिनका बेस्ट असाइनमेंट था। अब ये तीसरा असाइनमेंट करंट अफेयर्स वाला चलेगा, फिर बिहार वाला कुछ कुछ कराएंगे ना, मतलब लाइक कंटिन्यूस चलता रहेगा ये। ठीक है, ये मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। क्लोज ठीक करें? है सर। 1 जनवरी वाला यस सेशन सर। अपलोड हो गया है क्या? कौन सा वाला? एक 1 जनवरी के दिन सेशन था ना सर शायद। नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल डिस्कशन था, मतलब ऐसे डाउट था, बातचीत नॉर्मल। अच्छा, मतलब कुछ हम लोग मतलब ऐसा तो नहीं जो मिस नहीं हो नहीं, गया। कुछ नहीं था उसमें, बस प्लान डिस्कस किया था कि आगे कैसे करना है, वही डिस्कस होके वही एग्जीक्यूट हो रहा है आज से। ग्रो में भी सवाल मिल गया होगा ना, जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म वाला, यस वो भी सर। ट्राई करना सब लोग, है ना?
यस और हाँ, ये जुडिशरी वाला नोट्स अपलोड हो गया है ना, जुडिशरी का अपलोड हो गया, लोकल सेल्फ वाला भी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, पॉलिटिकल डायनेमिक्स वाला भी अपलोड कर देंगे। तो टेस्ट जो है संडे को, उसके टॉपिक्स अपलोड होना शुरू हो गए हैं पोर्टल पे। GS2 में जाएंगे, पॉलिटी में जाएंगे, यूनिट 7 से ऐड हो रहा है। यूनिट 5 तक पहले का सिलेबस था, यूनिट 6 और यूनिट 7 में। ठीक है, वी आर क्लोजिंग।